होनहार स्टूडेंट है यीशु भाई, वो कुछ थोड़ा ज्ञान दे। अरे मितेश भाई, त्रिवेदी और यशराज राणा जी भी है। अरे यशराज राणा को तो मैंने भेजा था रिक्वेस्ट, जैसे मैंने हैंडल देखा था, तो त्रिवेदी मुझे दिख नहीं रहा। कल डायरेक्शनल खेल सकते हैं। 40,000 आता है वापिस, तो कुछ थोड़ा सेफ वाला 38,600 700 वाला शॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरा मेरा मेरा एक लॉजिक दूसरा है कि पूरा अगस्त मंथ ऊपर रखा मार्केट को, तो लास्ट के 4 दिन में नीचे लाके जो सेलर है उनको मौका नहीं देंगे एग्जिट करने का, फटाफट नीचे लाके। मतलब ये तो जो थोड़ा डीप, हम ये भी सोच सकते हैं कि जो लॉन्ग करके बैठे थे उनको एग्जिट करवा दिया और वापस फिर से चालू कर दिया। 39 बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट वो ही हुआ, 38,000 तक लेके गए और वापस 39 के ऊपर रख दिया। मतलब जो अगस्त सीरीज जो स्टार्ट हुआ था पॉजिटिव नोट से, वो पॉजिटिव पे ही क्लोज हो गया, ऐसा लग रहा है अभी। सितंबर का भी देखते हैं तो वही आज 40,000 के स्टेडल काफी राइट हुए हैं, तो प्रोबेबली अगला मंथ भी शायद बुलिश ही जाए। अगला 40,000 मंथ, तक। हाँ, अगला मंथ देखो बुलिश जाए या ना जाए, हम वीकली में खेल लेंगे। 38 से रिवर्स हुआ ना, तो नेक्स्ट मंथ में हम 38 के बिलो के पुट अभी से ही सेल कर सकते हैं, और कल का क्लोजिंग के हिसाब से कॉल में डिसाइड करेंगे 40 और 40 के ऊपर। अगर क्लोजिंग स्ट्रांग रहेगा तो नो कॉल्स, ओनली पुट नेक्स्ट वीक में। 2 दिन से 40,000 के स्टेडल से सितंबर मंथ के एंडिंग पे काफी वाइट रेट है, कल फुट दोनों का। क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, अभी मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा। अगर मतलब जो मुझे स्टार्टिंग में जो लोग दिख रहे हैं ना, वो ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे में। इस सागर को मैंने इन्वाइट किया है, वो उसको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। चलो, सागर को आवाज नहीं जा रही, अभी गोपाल को मैंने इनवाइट किया है। मितेश भाई, मैं तो ये लाइन में थोड़ा नया हूँ, 6-8 मंथ ही हुआ है अभी, तो थोड़ा ज्ञान चाहिए आपसे, बस यही। देखो, आप मेरे पुराने ट्वीट्स देख सकते हो और जीरो द वर्सिटी बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो आप। और हो सके तो बिना नॉलेज एफएनडो में एंट्री मत करना, क्योंकि आप नए हो तो। ईशान भाई, आपको कुछ सवाल पूछना हो तो। हेलो मितेश भाई, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, बोलो। मैंने 4-5 लोगों को एक साथ रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, अभी वो पूछ सकते हैं। ओके ओके। सो मितेश भाई, कल की एक्सपायरी के लिए मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऑप्शन सेलिंग में जैसे आपने परसों दिन बताया था एक ट्विटर स्पेस के ऊपर कि आप 3 मिनट या 5 मिनट के ऊपर भी अगर
ट्रेंड अगर चेंज हो जाता है तो आपकी पोजीशन तुरंत आप रिवर्स कर देते हो। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स आप 5 मिनट में क्या यूज करते हो कि जिससे आपको वो ट्रेंड खेलने को मिलता है या ट्रेंड आपको समझ में आता है? उसके लिए आप मेरा जैनम ब्रोकिंग के साथ एक इवेंट हुआ था, उसमें वीडियो में मैंने 30 आधे घंटे में एक्सप्लेन किया है, वो देख सकते हो डिटेल में उसके लिए। ओके ओके ओके, ठीक है। यस, यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे जैनम ब्रोकिंग तो मिल जाएगा आपको। ऑप्शन कॉन्क्लेव साइड 2 या 3 नंबर मुझे याद नहीं है क्या है। ओके। सो उसमें 3 या 5 मिनट की स्ट्रेटेजीज भी है क्या टोटल? हाँ, मैं पूरा डिटेल में समझाया है उसमें। ओके ओके, यस यस, थैंक यू मितेश भाई। गुड इवनिंग मितेश भाई, केशव दिस साइड। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बोलो। हाँ जी। भैया मेरा ये डाउट था कि एक्चुअली स्केल अप में इशू आ रहा है। मतलब आई हैव बीन डूइंग ऑप्शन सेलिंग सिंस लास्ट 4-5 इयर्स एंड अभी मैं अराउंड 60-65 लाख की कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूँ। बट इशू वहाँ पे स्केल अप को लेके आ रहा है, क्योंकि जो एक 20 लाख 25 लाख कैपिटल से कर रहा था, एडजस्टमेंट्स वगैरह जो भी चीजें होती है सेलिंग में और जो भी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो भी चीजें होती है सब अच्छे से काम कर रही है। 20-25 लाख पे तो एक आरओआई जो एक 3 से 4% का निकल रहा था। बट ऑब्वियसली जब एक कैपिटल साइज अराउंड 60-65 लाख का हो गया तो यहाँ पे जो एक आरओआई जो एक टाइम पे आती थी वो वैसी नहीं आ पा रही। तो देयर इज सम इशू। तो वो साइकोलॉजी को लेके या फिर मतलब ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं, सबको पता है क्या करना है कैसे करना है। बट माय मेन इशू इज कि इसको और स्केल अप कैसे लेके जाए, कि कैसे 65 लाख को 1 CR, 1 को 5, 5 को 10। तो स्केल अप में एक साइकोलॉजी है या फिर इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं? कैपिटल चाहे देखो कोई भी कैपिटल हो, अगर आप अपने सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो, मतलब कोई लॉजिक से, तो कैपिटल चाहे उसमें कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप स्केल अप से मतलब ये डर रहा है तो आपका साइकोलॉजी M2M देखने से मुझे लगता है कि पूरा आपका दिमाग धक धक होता होगा आपको अंदर M2M फ्लक्चुएशन धक के धक हिसाब वाली से। बात नहीं। ऐसा लगता है हाँ, कि सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसा लगता है कि कम रिस्क ले लें। ऑब्वियसली इतनी कैपिटल होगी नहीं तो वो लगता है कि जा सकता है। धक धक वाली बात नहीं होती। मतलब आई एम वेरी काम, आई एम वेरी अगर जोविंग। आप एक्चुअली मेरे डैड। अगर हाँ जी, वो आपके हाँ जी सेटिस्फेक्शन के बताइए। ऊपर है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन है, अगर कम प्रॉफिट में भी, तो आप कम रिस्क लेके कर सकते हो। अगर आपका सिस्टम सही है, ट्रेडिंग का पूरा लॉजिक वो सब, जी, तो आप रिस्क भी ले सकते हो। मैं अभी भी रिस्क लेता हूँ, लेकिन पहले से कम लेता हूँ आज के ओके डेट में। हाँ, ओके। बट स्टिल स्केल अप को लेके क्या करें? वही एमटीएम को लेके आता है, या तो ऐसा करें कि एक छोटा अकाउंट बना ले और एक बड़े अकाउंट के लिए एक पर्सन को हायर कर दे कि तुम सेम उसमें नहीं नहीं, कॉपी खुद करो। करो। ये करना सही अब रहेगा? 50 CR तक तो खुद कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, हम्म। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। मितेश भाई, गोपाल बोल रहा हूँ। बोलो। हाँ, मैं एक सिस्टम पर ट्रेड कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। उसमें मैंने बैक टेस्टिंग वगैरह भी किया हुआ है। उसमें एक ही कंसर्न आ रहा है कि जब वोलेटाइल वीक होता है, जैसा ए वीक है, इसमें डाउन मूव आया, देन फिर से अप मूव आ गया, तो उस केस में मेरा सिस्टम है ये मतलब लॉसेस बियर करता है। तो उस वीक को किस तरह से हम मतलब मैनेज करें, तो आपसे जानना था। देखो, अगर सिस्टम फॉलो करते हो तो वो कंटिन्यू करो, क्योंकि 12 महीने में से 2 महीने अपने नहीं रहेंगे, 10 महीने अपने रहेंगे। हम अगर कोई स्ट्रेंगल सेल करता है तो भी 12 महीने में 2 महीने उसके नहीं रहते, 10 महीने उसके ही रहते, मतलब कोई भी सिस्टम रहेगा, 2 महीना तो ओके खराब होने वाला है। ओके, मतलब सिस्टम को एज रन करने दिया किया जाए, हाँ, अगर वो डिस्टर्ब नहीं। प्रॉफिटेबल है तो 2 यस यस। महीने आप पकड़ के ही चलो कि 2 महीना ड्रॉ डाउन रहेगा, 10 महीना अपना ही, ऐसा मान के ही चलो। क्योंकि कभी कोई भी तो 100% काम नहीं करेगी कोई भी सिस्टम। यस, थैंक यू मितेश। नितेश आप में सर, से एक गूगल पे क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 500 पॉइंट नीचे खुल गया तो क्या करेंगे? क्या क्या बोले? दुबई से कोई क्वेश्चन आया, बोल रहे हैं 500 हाँ, पॉइंट अगर नीचे खुल गया अगर बैंक निफ्टी का तो क्या कैसे मैनेज करेंगे? अगर कोई भी पोजीशन नहीं है और वहां सस्टेन होता है तो शॉर्ट करो। अगर पोजीशन लेके गए हो तो लॉस बुक करो। अगर पास वाले बेच के गए हो तो 38,000 तो बेचा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। हेलो।
हाँ, मैंने अभी वही बोला, अगर पास वाले मतलब इन द मनी ऑप्शन हो जाते हैं तो या तो फिर स्टॉप लॉस रख के बैठ जाओ, 5 मिनट का हाई है या 10 मिनट का जो भी है। अगर रिवर्स होना है तो वो स्टॉप लॉस बचा लेगा, अगर नीचे ही जाना है तो वो आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी मितेश सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। जैसे कि सपोज मार्केट अभी 39,000 है और अगर कोई 38,500 की पुट सेल नितेश सर, करता है। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ, अभी ये कौन है अभी? अश्विन बोल रहा हूँ सर मैं। अश्विन को बोलने दो, चलो। हाँ, अश्विन को बोलने दो। सर अगर जैसे मार्केट अब 39,000 है, अगर 38,500 की हम पुट सेल करते हैं, सपोज वो 50 हम्म। 50 पे सेल हो गई, और मेरा व्यू ये है कि भी आज अभी 38,500 नहीं जाएगी, तो पुट का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जनरली डबल तो बड़ी जल्दी हो जाती है। देखो, एज लॉन्ग एज अगर आज का लो जो 38,620 अगर ब्रेक नहीं होता है, हाँ जी। तो पुट चाहे वो 50 का 90 भी क्यों ना हो, वापस उसको जीरो ही होना है। अगर 620 ब्रेक नहीं होता है तो 620 ब्रेक होगा तो सेलिंग थोड़ा एक्सेलरेट होगा। वो केस में आप 500 तक एडजस्ट कर सकते हो स्टेडल बना के, क्योंकि कल का दिन एक्सपायरी का है। अगर जो नॉर्मल कंडीशन में कैसे हाँ करें? कल तो चलो थीटा हैवी बहुत ज्यादा होएगा, बंदा लॉस हाँ। को मिनिमाइज कर सकता है। जनरल कंडीशन में कैसे करना चाहिए, जैसे फ्राइडे या मंडे को जनरल सेल करें? कंडीशन में अगर जैसे जैसे मैंने बोला, अगर आपका मंडे है या फ्राइडे है या फिर ट्यूसडे है, तो आपको अगर स्ट्रांग लग रहा है कि ये 620 ब्रेक किया, और जैसे अपना कैसा ये लास्ट फ्राइडे को थोड़ा गैप डाउन होने के बाद छोटी छोटी कैंडल में सस्टेन हुआ था, पता है ना, आधा घंटा 1 घंटा जी जी बैंक सर, जी निफ्टी। सर, जी सर। फिर बाद में सडन फॉल आया था। अगर ऐसा सस्टेन होता है ना, तो इमीडिएटली सिस्टम में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। अगर फॉल आएगा तो आपका निकल जाएगा, अगर रिवर्स होगा तो बचा लेगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ, बोलो, चलो। हाँ मितेश भाई, जैसे कल अगर मार्केट गैप 39,300 के आसपास खुलता है, तो जैसे हमें पता है 700 पे 700 से मार्केट रिवर्स करा, तो हम ओपन में 600-700 की कॉल बेच सकते हैं क्या? हाँ, बेच सकते हैं, क्योंकि वो एक बार रेजिस्टेंस तो फील करेगा। उसके लिए क्या, जो 39,700 में के टाइम पे जो सभी बैंक जो हाई मारे थे ना, वो लेवल सबको अटेंड करना पड़ेगा। अभी एसबीआई उसके बहुत दूर है, मतलब 540 के आसपास का लेवल। एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा दूर है, 1500 के ऊपर का लेवल। मतलब वो सब आएंगे तो ही वो 39,700 जाएगा, तो वो बिंदास सेल कर सकते हैं हम। अगर लगता है ना कोई भी एक या दो बैंक नहीं आता है ना, तो भी वो 39,700 नहीं जाने वाला है, क्योंकि सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा वही लेवल पे आने के लिए, तब हाँ जाके वो 39,700 दिखेगा। मतलब वो ठीक। जो रिसेंट जो जितने बैंकिंग स्टॉक ने हाई बनाए थे ना, वो लेवल याद रख लो और सामने वॉच लिस्ट में बैंकिंग स्टॉक डाल देना बस। मैं ठीक है ऐसे ही मितेश देखता भाई। हूँ। हाँ, चलो, ये भाई, ये तो अपना टाइम पास पेज था, सिर्फ 15-20 मिनट का। हाँ, अभी जिसको कुछ पूछना है वो, ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे ही पूछ सकते हैं, ये गौरव और डीजे और रौनक को भी पूछ सकते हो। मेरा एक एक और क्वेश्चन है, अगर मेरे को आप तीनों से पूछना है, मितेश सर, गौरव सर से एंड डीजे सर से, कि ऑल्दो पोजीशन साइजिंग कोई कोई सेट रूल नहीं होते, बट आपका क्या पोजीशन साइजिंग रहती है? एंड सेकेंडली, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, आपने नीचे की जो सपोर्ट बना था बैंक निफ्टी में, आपने वहां की पुट सेल करके आप गए, तो आप एक बार में सारी पुट सेल कर देते हैं या ट्रांचेस में करते हैं? एंड एलोकेशन कैपिटल वाइज वो कैसे रहता है? आई वांट आंसर फ्रॉम मितेश सर एंड गौरव सर एंड डीजे सर, इफ यू कैन आंसर दिस। देखो, मेरी बात करूँ तो मैं फ्राइडे को 30-35% कैपिटल यूज करता हूँ। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो स्ट्रैंगल में 30-35% बनाऊंगा मैं। फिर मंडे को ऑलमोस्ट 70-80% हो जाएगा पोजीशन, 70%। ट्यूसडे को मैं 100% कर दूंगा। हाँ, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैनेज कर सकते हैं थोड़ा हम। मैं ऐसे प्ले करूंगा, अगर डायरेक्शन क्लियर रहेगा। अगर फ्राइडे को, तो फ्राइडे को ही मेरा 100% वन साइड हो जाएगा, चाहे कोई भी दिन हो। डायरेक्शन अगर क्लियर रहेगा, हैवी वॉल्यूम से बाइंग आ रहा है या फिर सेलिंग आ रहा है, तो मेरा वन साइड पोजीशन आ, जैसे फ्राइडे अपना सेलिंग नहीं आया था बैंक निफ्टी में, तो उसमें वो केस में हम 39,700 कॉल को हम फुल क्वांटिटी मतलब यूटिलाइज करके जा सकते हैं सेल करने में।
मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कैसे कैपिटल यूज इसमें कर मेरे सकते हो। इसमें मेरे 2 फ़ॉलो-अप क्वेश्चन हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्राइडे को अगर आप पोज़ीशन बना के जाएँगे, तो सैटरडे, संडे कोई बैड न्यूज़ आ गई, बहुत ही सही न्यूज़ आ गई, तो उसमें कैसे डील करेंगे? एंड सेकंड क्वेश्चन, फुल क्वांटिटी का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप कैपिटल का कितना परसेंट आप कहते हैं? कैपिटल का 60-70% मतलब कितना रहता है या वो चीज़? फुल कैपिटल मींस अगर मेरा 1 सीआर है तो मैं 90-95 लाख यूज कर लूंगा। और एंड ये जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे तो ऐसे आते ही जाते रहेंगे, तो डरने का नहीं। Gaurav sir and DJ sir, if you can also like answer this thing. देखिए मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, आप सबको पता है। तो बैंक निफ्टी में मैं 2000 क्वांटिटी एज्यूम करता हूँ कि 1 सीआर के ऊपर हम सेल कर सकते हैं। तो अगर ट्रेंड क्लियर है तो मैं पूरी 2000 भी बेच जाता हूँ। जैसे हेज तो हमेशा रहेगा, बिना हेज के कभी नहीं जाता। तो अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो स्ट्रैंगल रहता है, फिर उसमें डिपेंड करता है परसेंटेज वाइज। हम हो सकता है कि रेंज बाउंड मार्केट है, 2 दिन ट्रेंडिंग हो चुके हैं, पता है कि अब मार्केट थोड़ा सा ब्रेक लेगा, तो उस टाइम स्ट्रैंगल बेचा जा सकता है। तो स्ट्रैंगल में अप्रोक्सीमेटली 1200 1500 डिपेंड करता है प्रीमियम और कन्विक्शन के ऊपर। अगर कोई इवेंट नहीं है तो दोनों तरफ बाय करके 2000 भी बेचे जा सकती है। पोजीशन साइजिंग उस तरह से रहती है। और क्या पूछा था आपने? ये क्वेश्चन था पोजीशन साइजिंग एज इन कि कैपिटल आप ऑलमोस्ट 100% लेके जाते हैं, बट स्टिल मान लीजिए आपने फ्राइडे को पोजीशन बनाई, तो अगर अगर एक अननोन, ऑब्वियसली वन कांट बी 100% राइट इन द मार्केट, तो अगर पोजीशन एडवर्स जाती है तो आप स्क्वायर ऑफ करके वहीं आप एट द मनी का करते हैं, या हाउ डू यू टैकल? ऑब्वियसली बुक तो करते होंगे, बिकॉज अगर आप 100% कैपिटल यूज कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट के लिए यू डोंट हैव कैपिटल, तो वो कैसे ये रहता है? हम लोग खैर इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर आप किसी के भी, मितेश जी के, मेरे या किसी और के पुराने ट्वीट्स देखेंगे, अब तो मैं तो एक्टिव ही नहीं हूँ। जब भी मार्केट एडवर्स खुलता है, मतलब एग्जांपल हम लोग आज पुट सेल करके गए और एग्रेसिव पुट सेल करके गए, मार्केट 500 600 800 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो सबसे पहले तो क्या, पहली कैंडल का वेट होता है। ऐसा नहीं है, मतलब ठीक भी 1200 1500 खुल गया तो उस टाइम तो चांस ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप ओआई भी दे हो। एग्जाम मार्केट में आज पुट सेलर्स खड़े हैं एग्जांपल 39,000 पे, राइट, और 38,000 पे कल ओपनिंग हो जाती है। तो हमें पता है कि वो सब लोग अपनी पोजीशन कवर करेंगे, लॉन्ग अनवाइंड होगा, तो उस टाइम तो एक बार निकलना बनता है। पर 300 400 पॉइंट की अगर गैप डाउन हो रहा है और हम लोग एटीएम पे आ गए, तो वेट बनता है 5 मिनट 10 मिनट। वो हम देखते हैं कि ठीक है, किस तरह की वॉल्यूम आ रही है, बाइंग क्या है। छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 1 मिनट पे चले जाओ, 1 मिनट की कैंडल की वॉल्यूम और उसके फॉर्मेशन पे देख लो कि बाइंग आ रही नहीं आ रही। स्टॉक्स को चेक करना शुरू कर दो बैंकिंग के, कि उन वो अपने लगातार लो तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे। अगर सब कुछ आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही बनता है। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि हमें फायर फाइट नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं समझ आ रहा, 5 10 मिनट बैठ जाओ, समझ आ रहा है तो कॉल सेल कर लो। जो भी स्विंग हाई बनाए उस स्ट्राइक से आप आराम से कॉल सेल कर सकते हो। और कहीं भी अगर रिवर्सल दिखता है, आपको हायर हाई पैटर्न नजर आता है, जो भी टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट जो भी आप फॉलो करते हो, तो उस पे हम लोग फिर पुट सेल करना शुरू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस टाइम पे जब हम कॉल के साथ पुट मार रहे हैं, तो पुट का स्टॉप लॉस डे लो ही रहेगा। कहीं भी अगर हमने प्राइस एक्शन चेंज होने पे पुट सेल करने शुरू किए हैं, तो आई होप कुछ क्लियर हुआ। Yes, thank you so much. And ओके। DJ sir, if you would like to answer this thing. नॉर्मली मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ अपना डे 25% कैपिटल के साथ में। अब सपोज एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अगर आज मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है और मैंने 17,400 का पुट सेल किया है 20 रुपीज़ पे, और वो डाउन होकर 10 रुपीज़ पे आ गया है, तो सबसे पहले मैं वहाँ पे कॉस्टिंग का ऐसे लगा के फिर मैं 17,450 की पुट सेल करूँगा, और अगर वो भी वापस फेवर में आती है, वापस वहाँ पे कॉस्टिंग का ऐसे लगा के फिर ऊपर की पुट सेल करूँगा। तो ऐसे करते करते मैं सारा कैपिटल अपना डिप्लॉय करता हूँ, अगर फेवर में आता है तो। और अगर मैंने फर्स्ट पुट 20% कैपिटल डिप्लॉय किया है और अगर वहीं पे मुझे लॉस हो गया, तो फिर मैं वेट करता हूँ रिवर्स होने का, और फिर मैं उसी हिसाब से फिर मैं 20% के साथ में कॉल सेल करना चालू करता हूँ। अगर ट्रेड विनिंग में रहा तो ही हम लोग पोजीशन ऐड करते हैं,
अगर लूजिंग पोजीशन रहेगी तो हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग इमीडिएट एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर मुझे लॉस होगा तो सिर्फ 20% कैपिटल पे ही होगा, और अगर विनिंग मिलेगा तो मुझे मेरे पूरे 100% कैपिटल पे होगा। और जैसे मैं नीचे की पुट बेच के ऊपर ऊपर आते जाता हूँ, और अगर मार्केट कहीं से रिवर्स होगा तो पहले ऊपर 500 की पुट जो मैंने सबसे लास्ट में बेची है वहाँ पर ऐसे हिट होगा, तो जैसे ही वो वाला ऐसे हिट होगा मैं नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा लगा के या तो मैं बुक करूँगा, या तो फिर नीचे से मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लूँगा। तो इस तरह से मैं करता हूँ। और रहा सवाल फुल कैपिटल यूज़ करने का, तो मैं आज तक मेरी लाइफ में कभी भी फुल कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करता हूँ, हमेशा मेरा 50% कैपिटल अवेलेबल रहता है, क्योंकि नॉर्मली हमें 1% चाहिए होता है वीक में। और अगर आप हाफ कैपिटल के साथ में भी अगर आप पूरे वीक में अच्छे से ट्रेड करो और 0.2% भी अगर आप दिन का निकालते हो तो आपका 1% 4 दिन या 5 दिन में वैसे ही बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस टाइप से ट्रेडिंग करता हूँ। ओके, जस्ट एक छोटा सा डाउट था मेरा, मतलब आई वोंट टेक मच टाइम, आई थिंक हेमंत आल्सो वांट्स टू आस्क समथिंग। मेरा बस ये छोटा सी चीज थी कि अगर आप जैसे आप बात कर रहे थे कि आप नीचे से पुट्स को आप ऊपर लेके जाते हैं, तो आप शिफ्टिंग करते हैं या फिर आप एडिशनल लॉट्स को ही आप ऊपर ऊपर लेते हैं, या एग्जिस्टिंग को आप नीचे रखते हैं? नहीं, जैसे 300 का पुट सेल किया है 20 रुपीज़ पे, अभी वो ओके 10 रुपीज़ का हो चुका है, तो या तो मैं उसको हाफ का कॉस्टिंग का ऐसे लगा दूंगा और फिर ऊपर की पुट ओके बेचूंगा, क्योंकि अगर 20 रुपए की पुट बेची है मैंने और मंडे ट्यूसडे है और अगर वो 10 रुपए हो चुकी है तो आज जीरो होने वाली नहीं है वो, तो उसके लिए मुझे ऊपर की पुट बेचनी ही पड़ेगी। जी जी, ओके, थैंक यू। यस सर। सो मेरा क्वेश्चन गौरव भाई से है। सो गौरव भाई, मैं एक्चुअली एफ एंड ओ ट्रेडर हूँ, तो ऑप्शन जो है वो मेरा कोर नहीं है और टेक्निकल के ऊपर ही मैं एफ एंड ओ प्ले करता हूँ। सो जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो सिर्फ टेक्निकल मतलब चार्ट ही देखते हो, या फिर ऑप्शन के जो डाटा रहते हैं मतलब ओपन इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है कम है, या पीसीआर रेशियोज क्या है, वो सब भी देखते हो, या प्योर चार्ट बेस ही ऑप्शन सेलिंग करते हो? मैं मतलब देखो, ट्रेडिंग सक्सेसफुली करना किसी भी तरह से कर सकते हो। अगर मेरे से पूछ रहे हो, मेरी बात बताऊं, मैं प्योरली चार्ट देखता हूँ, मैं ऑप्शन चार्ट या ऑप्शन डेटा नहीं देखता। हाँ, मजा तब आता है जब जैसे आज हुआ, लास्ट में जब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आनी शुरू हुई, तो वो चीज होती है जब हम ओआई में अगर आप देखेंगे 39,000 पे कॉल सेलर्स बहुत खड़े थे। हाँ। तो प्राइस एक्शन को जब ओआई से मिलाते हैं ना, तो रिवर्सल बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कॉल सेलर खड़े हैं और प्राइस वाइज वो ऊपर जाना चाह रहा है, तो जब वो कॉल सेलर्स शॉर्ट जिन्होंने कर रखा है, वो शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना, जब वो निकलते हैं अपनी पोजीशन से, तो उससे बड़ा स्पीड से ऊपर जाता है। तो ओआई को उस वे में ऐड कर दिया करो, ओके। रिवर्सल खेलने में। मतलब बहुत सारे लोग ओआई को सपोर्ट रेसेंस लेते हैं, लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। पर जब आप उस जगह खड़े हो स्ट्राइक पे, प्राइस वहां पर आ गया जहां पर मैक्सिमम ओआई है, और आपको लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है, तो फिर डर जाओ। और जितना ज्यादा ओआई खड़ा होगा उतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी, डिपेंड करता है कौन सी साइड पे खड़े हैं हम लोग। तो आज के केस में शॉर्ट कवरिंग आनी थी, और वो जितना ज्यादा ओआई होगा उतना 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। तो ओके। ओआई को मैं उस जगह ज्यादा यूज करता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव कि मैं उससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालूं। राइट। हाँ। सो मतलब कल अभी फॉर एग्जाम्पल कल जो अगर मार्केट ओपन होता है और सबसे ज्यादा ओआई अगर हमें 39,500 पे दिखती है, और अगर हम्म। स्पॉट 39,500 क्रॉस हो जाता है, तो वहां पे रिवर्सल खेलने में और मजा आएगा, राइट? नहीं, रिवर्सल नहीं खेलना हमारे को, हमें तो नहीं, ट्रेंड में ही रिवर्सल खेलना मतलब है। और मोमेंटम बनेगा। हाँ हाँ हाँ, 39,500 पे अगर आपने देख लिया ओआई खड़ा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, ओआई का कटना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी आप समझो कि ओआई 39,500 पे एग्जाम्पल की 2 लाख क्वांटिटी खड़ी है कॉल हम्म। सेलर्स की, और मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, 39,550 580 आ गया, और ओआई एड अप हुए जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि थोड़ी देर में ये लोग मार्केट को नीचे ले आएंगे। ओके ओआई ओके कटना ओके। बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो जब आप ओआई का चार्ट देखोगे ना, जीरोधा में हम ओपन इंटरेस्ट लगा के देखते हैं, या जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप देखते हो, राइट तो राइट। उसमें वो आपको डिक्लाइन में दिखना चाहिए, तब वो चीज अच्छी है, अदरवाइज इट इज अनहेल्दी। फिर आप थोड़े से अलर्ट हो जाओ कि प्राइस जैसे रिवर्सल आएगा, मुझे अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस यस यस, थैंक यू गौरव भाई। जी। गौरव भाई एक बार रतिलाल भाई को बुलाइए ना, मितेश भाई ने उनका एग्जाम्पल बहुत बार दिया है, सब सब कई जगह दिया है, तो एक बार रतिलाल भाई से बात करते हैं ना प्लीज। हाँ, आप रिक्वेस्ट सेंड करिए ना। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं स्पीकर हूँ, सिर्फ कोस्ट नहीं हूँ। अच्छा, ओके।
किसको बनाना है सर? रतिलाल भाई। मैंने रिक्वेस्ट तो भेजा है। बना दिया डीजे भाई मैंने आपको को होस्ट। अभी आप बहाने नहीं बना सकते, बुलाओ। नहीं मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, वो एक्सेप्ट करते हैं। हाय मितेश सर, एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैं ना अभी नॉन डायरेक्शनल प्ले करता हूँ, मतलब डायरेक्शन का उतना अभी पता नहीं लगता, तो उसमें भी ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न बन जाता है और अच्छा खासा कैपिटल भी मैनेज हो रहा है। तो बट थोड़ा सा ना प्रेशर दूसरों को देख के कह लो या सबको देख के ऐसा लगता है कि ना पूरे हफ्ते हम लोग मेहनत करते हैं तब जाके 1-2% मुश्किल से निकलता है। जबकि अगर डायरेक्शनल थोड़ा सा भी मिल जाता है, मतलब 100-200 पॉइंट की मूवमेंट भी अगर हम कैच कर लेते हैं तो उतना रिटर्न अपने को 10-15 मिनट या मतलब एक दिन के अंदर ही हो सकता है। तो अगर कभी कभी ऐसा लगता है डायरेक्शनल की तरफ अगर शिफ्ट होना हो तो कैसे कर सकते हैं? कभी मैंने हाथ 1-2 बार आजमाया भी, लेकिन अपना हाथ ही जलाया है वैसे करके। तो अगर स्टार्ट करना हो तो कुछ आप बता सकते हैं, कुछ सिंपल वे, कुछ मतलब रिस्क रिवार्ड के साथ हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर डायरेक्शनल में मूव करना हो तो? देखो, डायरेक्शन कैसे फाइंड करना वो इधर स्पेस में बताना इतना इजी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो चार्ट ओपन करके मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा जो भी मैं देखता हूँ ना। वो अगर रिवर्सल वाला डायरेक्शन अगर आपको मैं कैसे फाइंड करता हूँ, वो तो इसके लिए मैंने वो बोला है, जैनम, मेरा जैनम वाला एक यूट्यूब वीडियो है जैनम ब्रोकिंग के साथ, वो देख सकते हो। जी सर, और देखा है। एफ टू एफ में भी अगर वो स्टॉक में कैसे डायरेक्शन मिलता है मुझे, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। जी बाकी सर। इंडेक्स का मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, इंडेक्स में मैं कैसे फाइंड करता हूँ। जी जी, कोई नहीं, मैं बाकी आपका F2F और जो भी वीडियोस आती है मैं सारा देखता रहता हूँ, उससे भी काफ़ी आइडियाज़ वगैरह मिलते रहते हैं। बाकी और ट्राई करते हैं सर आगे। बाकी वैसे अभी नॉन डायरेक्शनल तो सही चल रहा है, कोई वैसा भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिसका क्वेश्चन खत्म हो गया ना, वो स्पीकर से थोड़ा निकल जाना, क्योंकि दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मुझे लग रहा है कि शायद लिमिट है स्पीकर ऐड करने की ट्विटर पे, बाकी लोग मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। मितेश भाई, ये मंथ का सैलरी कभी मिलेगा? वो तो आपके बॉस बताएंगे। त्रिवेदी को लो ना मितेश भाई, वो भी अवेलेबल है। ये बेस्ट एग्जांपल है, विद इन 2 इयर्स में मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग का डिसीजन ले लिया ऑप्शन स्टार्ट करने के बाद। 2020 में चालू किया था फरवरी में, 2022 में जॉब छोड़ दिया, और वो भी इंडिया में नहीं, फॉरेन में, मतलब जापान में जॉब था, पर मंथ 5 लाख सैलरी था। वो छोड़ के डिसीजन ले लिया फुल टाइम ट्रेडर बनने का। मतलब और लास्ट 24 मंथ्स में सिर्फ एक ही मंथ लॉस में है, बाकी 23 मंथ फुल प्रॉफिट में है। एवरेज आरओआई मोर देन 4% है पर मंथ। रतिलाल अगर भाई हाँ, बोलिए आप। हेलो अगर हेलो, वो कुछ बताना चाहते हैं तो आप सुन सकते हो। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है भैया, आ रही है। आ रही है। हेलो एवरीवन, थैंक यू मितेश सर, थैंक यू डीजे भाई, गौरव भाई। जो भी मेरी जर्नी है वो मितेश सर से ही चालू हुई थी। एक्चुअली किसी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था कि मैं मेरे जो कैपिटल है उसको कैसे ग्रेजुअली ग्रो करूँ, और वहाँ पे रिटर्न। रतिलाल भाई 1 मिनट, प्लीज अगर हो सके तो अपनी थोड़ी सी पहले जर्नी बताओ ना सब लोगों को। ओके, एक्चुअली मेरी जो जर्नी है एक्चुअली स्टार्टेड फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। आई स्टार्टेड इन 2014. बिफोर दैट I was doing some cash and everything, but future I have started in 2014. Almost I have before 2019, before doing option selling, I almost lost 8 lakh. Then I realized that it is future is not my cup of tea, and I am not making any money. So after that, I connected to Twitter and everything. There I realized that actual money, consistent money only can be made by selling option. The only challenge
was me for it was that I don't know anything about option selling. So when I went to Japan in 2019, one of my friend told me that, do you know Mitesh Patel? So I said I don't know him. Then he told me that just follow him. I requested Mitesh sir to give me some guide on this. As previous Twitter page also Mitesh sir mentioned that I generally don't reply any single tweet or single message, but I repeatedly message him. I message him some say like what can I say, some emotional message also I have sent. Then he told me that whenever you come back to India, just call me. We will do something for say like training, workshop training or live training. And luckily when I came back to India after 1 year, that time Mitesh sir just in November I think he started live training. So I was lucky that Mitesh sir accommodate within short notice. Say like within 5 days he accommodate in the live training. I went for Baroda. So out of my 20 days, 15 days I was there in Baroda for live training. So after 1 year in Japan, 10 days I spent in live training, and everybody was telling you are not visiting us, my family, my friends, everybody. So that moment was life changing for me. After that training, almost I am doing constantly only and only bank nifty option selling. As I have already tweeted over Twitter that only after this training, only 2 months were in loss, and that loss was only minimal, say like 1.5% or 2%. Only thing is that what I want to say to newbies is that don't go behind the M2M which other peoples are posting, say like 12% or 4% a day or 25% over a month. Just target or focus on your return which you are planning. Say like for me, I have repeatedly I am tweeting and messaging to everyone that my target is only 4%. Anything above 4% for me it's a bonus, like Diwali bonus, which we are getting only once in a year when we are doing a job. So about the capital sizing and risk management, whatever I have learned from Mitesh sir and colleagues like DJY, Gaurav bhai, the only thing which you need to focus about the position size, you size the position, take the position such that Mitesh sir is already telling everyone that रात को आपको नींद आनी चाहिए. SGX निफ्टी देख के आपके दिल की धड़कन तेज नहीं होनी चाहिए, वैसे ही पोजीशन लेके जाओ. किसी ने यहाँ पे बताया था कि उसको पोजीशन साइजिंग और कैपिटल इंक्रीज करने में प्रॉब्लम आ रही. मैंने 20 लाख से चालू किया था. नाउ आई एम मोर देन 1.5 और 1.7. So just gradually increase your capital. Once you get confidence that my return is consistent, say like whatever you are targeting 3%. So if you are getting every month 3% or your losses is less than 1% or 2%, then you start thinking of your capital increase. And you should increase your capital when you are hitting your return high, not at the time when in the month where you are losing, say like 5% in a month you are losing. That time don't increase your capital, because at that moment your psychology is not strong. So your psychology will become strong when you are hitting cow high. So gradually increase the capital once you get confidence. And somebody told that he is not getting the same return over say like 60 lakh. Earlier he was trading 35 or 20 lakhs. So don't focus on the return, don't focus on the absolute amount which you are getting. Say like if you are losing with 60 lakh, if you are getting say like 60,000 or 70,000, that is 1% of your capital. So focus on percentage return, not on the absolute figure. That how you will do the better things in say like compounding or risk management and trade management. One thing is that whenever you are taking a trade, generally what people do that they just enter the market. They don't have any plan what will happen, say like market get reversed, or what will happen if market goes suddenly goes up by 200 point or 300 point. Nowadays
200 point or 300 point candle is very common in 3 minute and 5 minute time frame. So your plan should be ready, and you should focus what you can do. It's not that every time you have to wait for stop loss to hit. Before stop loss to hit, you can do many things, like reduce the capital, reduce the position which is going on wrong side, or you can shift the position which is say like the aggressive strike, you can shift it to back also. This is how you can do the option selling and risk management. Basically my focus, and if you see what I have mentioned on my time frame also, that I have complete plan over risk management. So I am focusing only on risk management. Return, for me, return is not that much concentrated, but my focus is to have the minimum loss, and I want to prevent my capital. If we will be in the crease, then definitely we will have the good returns and we will play better. But if my capital will be lost, then I will be nowhere to do the trading. Thank you for listening me. Thank you, Mitesh sir, Gaurav bhai, DJ bhai. Very well said. मितेश भाई, नरेश here. I had one question. Just now you mentioned that कि जैसे फ्राइडे को डायरेक्शन क्लियर था, तो you Yeah, have one sold thing 39. somebody told that so many people has asked me why you left the job, and so many people that you were living in Japan and why you come back to India. See, doing job and everything, say like living in say like already Japan is one of the first country where lifestyle and everything is so good. But I choose this business as profession only due to the reason that I can do it from anywhere, and I got the enough confidence with trading, option selling only, and with the mentor Mitesh support. So if you have confidence in you, then you should definitely do the betterment of your future plan. Say like you should not be in a comfort zone that okay, say like doing job in Google, Amazon or anything, it will be good. Yeah, it will be good, but you will be having a comfort zone. Once you define your comfort zone, then you will not do something better in coming years. So you have to take some bold decision in life, and we have to take, otherwise we will be stagnant at one place and we cannot grow. So that's why I left even high paid job. I came back to India, and I see trading as a good profession. And here, if we compound say like 4% over a year also, then after 5 years or 10 years, you cannot imagine where you will be at that time. So just focus on risk management and compounding. Don't go behind the screenshot which nowadays Twitter is having, say like daily posting 4% or something like that. If somebody is posting 4% a daily, then his or her losses will be on also in that percentage. And it doesn't matter how much you are earning or making in a day. It's only matter that how much you are making in a month over a consistent year period. So that's only what I want to say. Thank you. Nicely said, Vipinat bhai, nicely. मितेश सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये एक्सपायरी पे अभी प्रीमियम बहुत ही लो रहते हैं, तो एज अ नॉन डायरेक्शनल प्लेयर मुझे स्टॉप लॉस कितना डालना चाहिए? देखो, एक्सपायरी मतलब ऐसा नहीं कि आपने नॉन डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ स्ट्रैंगल मार के बैठ गए और एक्सपायरी में प्रीमियम जीरो हो गया, आपको पैसा मिल गया। कभी कभी डायरेक्शन क्लियर रहेगा तो आपको वन साइड भी खेलना पड़ेगा। और नॉन डायरेक्शनल में आप कैसे स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि मूव नीचे भी आएगा फिर ऊपर भी आएगा। पहले नीचे का पुट में लेके जाएगा फिर कॉल में लेके जाएगा, तो आपको ऐसे तो लॉसेस ही होते रहेंगे। मतलब एक्सपायरी खेल रहे हैं, आपको लेवल डिसाइड करो, लेवल के हिसाब से। जैसे मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में, मतलब बहुत लोग फिर से जब बाद में ज्वाइन हुए, मैंने क्लियरली बोला है कि 39,620 से आज 2 बार रिवर्स हुआ है। एंड में 3 बजे के बाद जब 39,000 क्रॉस किया, तो आप एडवांस में ही 600 के पुट या 700 के पुट सेल करके जा सकते हो, और उसको कल जीरो करके वो भी पोजीशन लेके जाओगे तो 1% बन जाएगा। अगर आपका 1% बन जाता है एक दिन के अंदर, वापस पास आके खेलने की कोई जरूरत नहीं है। और एक्सपायरी के दिन नॉन डायरेक्शनल मतलब ये तो स्टॉप लॉस तो आपका जाने वाला ही है, क्योंकि आजकल तो 100 पॉइंट में
अगर आप 20-20 वाला सेल करोगे तो 20 वाला 40 तो होने वाला ही है, 100-150 पॉइंट्स मूव में। और ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी उधर का उधर ही खड़ा रहेगा, 150 पॉइंट्स मूव तो आने वाला ही है। तो आप कैसे भी स्टॉप लॉस डिफाइन करोगे, मतलब वो लेवल के बेस पे ही रहेगा कि अगर आपका इंट्रा लेवल या मल्टीपल जो लो बनाता है या फिर मल्टीपल हाई बनाता है वो क्रॉस करता है तो आपको वन साइड एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि मूव कितना जाने वाला है। उसके बाद अगर वापस वो रेंज में आ जाता है तो फिर से वो वापस पोजीशन ले हाँ सकते री हो, एंट्री ले यही सकते बात है। ठीक हाँ, री एंट्री। थैंक यू Mitesh sir and Gaurav sir and DJ sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आपने सेल किया है कॉल और अ पुट, बट फॉर अ अनसर्टेन इवेंट ओवरनाइट पोजीशन आप कैसे हेज करते हो? आई मीन अनसर्टेन है कि सपोज नेक्स्ट डे 500 और 600 गैप डाउन और गैप अप हो रहा है, बट फॉर अ प्रीवियस डे आपको हेज करना पड़ेगा, सो हाउ यू आर हेजिंग? For hedging, DJ Bhai is the best person to answer. निफ्टी में अगर मैं कोई 50 रुपये का ऑप्शन सेल करके जाता हूँ, सपोज जैसे अभी 17,500 का अगर मैं कोई ऑप्शन सेल करके गया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। तो मैं परसेंटेज वाइज के हिसाब से, जैसे अगर मैं एक लॉट के ऊपर मान लो सपोज मैं 1,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ का रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं उतनी दूर का हेज बाय करना पसंद करता हूँ। एंड फॉर अ बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी नॉर्मली मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी के बारे में आपको गौरव भाई, रौनक भाई, मेरे ख्याल से रौनक भाई आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि रौनक भाई हेजिंग के साथ में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। रौनक भाई प्लीज़। एक्चुअली मैं ना हेजिंग में बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा कैसे पोजीशन साइज के ऊपर से करता हूँ। लेट्स से कि आप 100 रुपये का ऑप्शंस बेच रहे हो, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, एक सिंपल दे रहा हूँ। आप 100 रुपये का ऑप्शंस बेच रहे हो, तो उसके लिए राइट हेज कौन सा है? राइट अभी तो जब आप ओवरनाइट जाते हो ना, तो आप उतनी दूर बाई करो कि इन केस ऑफ अगर मार्केट लोअर सर्किट भी ओपन हो जाए, या तो ऊपर के साइड में अपर सर्किट, तो कैपिटल का 10-12% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। राइट तो अगर आपकी पोजीशन साइज कम होगी तो आपका हेज बहुत दूर बाय होगा, अगर पोजीशन साइज ज्यादा होगी तो आपका हेज नजदीक में बाय होगा। तो मे भी 100 रुपए में ऐसा नहीं है कि 20 रुपए का हेज भी सही है और 5 रुपए का हेज भी सही है। अगर पोजीशन साइज कम है तो आप 5 का बाई करो, ज्यादा है तो 20 का बाई करो, बट मेक श्योर कि वर्स्ट सिनारियो मींस इन केस ऑफ लोअर सर्किट भी हो जाए तो 12 से 15% ज्यादा कैपिटल नहीं करना, ताकि 2-3-4% के गैप डाउन में आपका लॉस 2-3% से ज्यादा हो ही ना। दिस इज व्हाट आई फॉलो एवरी डे मैं विदाउट हेज जाता ही नहीं हूँ कभी भी। अभी देखो, अगर मैं बताना चाहूंगा तो सपोज समझ लो कि अभी 39,000 चल रहा है, आपने बेचा है 38,500 का पी बेचा है। अगर गैप डाउन होता है 1,000 पॉइंट तो ऑब्वियसली 38,000 आएगा, तो वो 38,500 जो पी है वो 500 होगा। एक लॉट पे आप 1 लाख का मार्जिन दे रहे हो, अगर वो 500 पॉइंट में 25 का लॉट है तो आपके 12,500 जाएंगे, तो मतलब 12.5% उड़ेगा। अगर आपका मैक्सिमम रिस्क 12.5% है वर्स्ट केस में, तो आपको 38,000 का पुट बाय करना चाहिए। फिर चाहे वैल्यू उधर कोई भी हो, 10 हो या 5 हो या 15 हो, वहीं पे भी, क्योंकि आपको सिर्फ गैप, कितना गैप रखना है, 500 का डिफरेंस रखना है। तो अगर 12.5% के हिसाब से आपका लॉस है, तो अगर उससे ज्यादा ले सकते हो 25% का, तो नीचे वाला बाय करो 37,500। बस मैं मतलब वो पॉइंट के हिसाब से आप, मतलब मार्जिन कितना लगता है उसके अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल कितना जाएगा, यहाँ पे ओपन होगा, तो वो हिसाब से आपको हेज करना चाहिए। फिर वहां पे फिर चाहे कितना पॉइंट मिले आपको, प्रॉफिट या लॉस, मतलब जो भी है वो। Okay, fine. Thank you. Hello. Hi. See, just I wanted to check was last 2 years probably markets have gone way up and the volatility has been very high, right? So a lot of this option selling makes a lot of sense, like aiming a percent and a half. But if we look back test 2009 to 14, 15 kind of a time frame, right? When the market just practically doubled in like 7-8 years. Do you think even those kind of time frames and trends you can aim for making 1.5% per week?
हाँ, आई एम नॉट फॉलोइंग बैक टेस्ट, और अगर बैक टेस्ट नहीं मैं नहीं, फॉलो कर, बैक टेस्ट की हाँ नहीं, बैक टेस्ट की बात नहीं कर रहा मुकेश भाई, मैं बोल रहा हाँ, हूँ मतलब वो आप बैक आपके। टेस्ट के हिसाब से ही बोल रहे हो ना कि हाँ हाँ 1.5%। हाँ, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 30-35% मार्केट अगर ऊपर नीचे नहीं हो, जैसा हाँ, पिछले 2 साल में इतना वॉलेटिलिटी हुआ है, देन इज 1.5%। आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो, एक मिनट, किसी और को सुन ले। मैं बोल रहा था कि अगर हम मार्केट जैसे साल में अगर 10-12% ऊपर जाएगा, उन दोज ईयर्स ऑल्सो इज इट एमिंग 1-1.5% पर वीक रियलिस्टिक है? कोई ऐसा तो मैंने आज तक कभी इमेजिन नहीं किया कि साल में इतना जाएगा तो मेरा इतना बन जाएगा, ऐसा। मैं देखो, जब से वीकली ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है तब से मैं वीकली ऑप्शन ही सेल करता हूँ। मतलब मेरा 1 वीक में क्या होने वाला है मैं इतना गेस कर सकता हूँ मैं, बस में। अगर मुझे इतना जाएगा ऊपर तो 2020 में मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए होते, और वो भी मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 1 महीने में रिवर्स हो जाएगा बाजार। इसलिए मैं हाँ मतलब ऐसा मतलब सोचता ही नहीं हूँ कि ये मतलब 1 महीने के बाद क्या होगा, 2 महीने के बाद क्या होगा। मतलब ये मेरा मेरा स्टाइल है, मतलब दूसरों का हाँ हाँ हो हाँ, सकता है नहीं कि वो नहीं सोच सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अभी ऑप्शन प्राइसिंग में इतने हाँ प्रीमियम इसलिए मिल रहे हैं, फंडामेंटल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, which might not stay for a year or so. Let's say the world goes into recession or some macro trend emerges कि 2-3 साल स्लो डाउन रहेगा, suddenly the prices and everything will start falling. तो अगर वीक में 1% 1.5% बनाना है तो फिर क्या करना चाहिए? Have you वीक ever में thought देखो, to that? जब मार्केट कंसोलिडेशन में रहता है तो ना कोई कैश से बना पाएगा इन्वेस्टमेंट से, या फिर वो स्टॉक स्पेसिफिक मूव लेना चाहिए। फिर वो अगर वो कैश में काम कर रहा है वो बंदा, अगर वो ऑप्शन में काम कर रहा है तो उसको तो कंसोलिडेशन हो या फिर अपसाइड हो या डाउन साइड कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी करके बना लेता है 1%, अगर टैलेंटेड ट्रेडर है तो। बाकी ये डाउन मूव में तो कैश इन्वेस्टमेंट वालों को स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है और वो ऊपर जा रहा है। जैसे रिसेंट एग्जांपल अपना टाटा एलएक्सी था, बाकी हाँ, सब आईटी स्टॉक बैठ चुके हैं लेकिन वही नहीं बैठ रहा है। true, true. Fuck yeah, but anyways, मतलब आप बोल रहे हो कि वीकली एक्सपायरी में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आई शुड नॉट वरी अबाउट कि वॉलेटिलिटी कम हो रहा है तो मे बी द स्ट्रेटजी माइट नॉट वर्क। अभी ऐसा कोई हाँ, नहीं अभी आपने। देखो मुझे मार्केट कहाँ पे जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई भी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि मुझे मेरा वीक में टारगेट जो है वो मिल जाता है। मतलब डाउन साइड का डायरेक्शन पकड़ के अप साइड या फिर जो भी कंसोलिडेशन हो, ओके, तो मैं वही हिसाब से खेलता हूँ। तो जैसे हम जो मतलब यहाँ पे भी जितने भी ऑप्शन सेलर है, मतलब जैसे कि रौनक है, अपना गौरव है, डीजे है, मतलब उनको ये हम सबको कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहीं पे भी जाए। हाँ, अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर 3-4 साल तक ऊपर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे फ्रस्ट्रेशन आएगा कि कुछ बन नहीं रहा है। तो आप बोल रहे हो ऑप्शन सेलिंग वीकली स्पेशली विल प्रॉब्ली हैव। मेरे देखो, मेरे लिए वीकली है क्योंकि मैं वीक का एटलीस्ट ट्रेंड गेस कर सकता हूँ कि क्या होगा नेक्स्ट 2-3 दिन में, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम आइडेंटिफाई हम वीक में ही कर सकते हैं। अभी मैं एक ही चीज बोलूँ कि जब अपना अगस्त चल रहा है, अभी जुलाई में सब लोग क्या सोच रहे थे कि 14,500 आएगा या फिर 15,000 के नीचे ही रहेगा। किसी ने सोचा था 18,000 आ जाएगा? नहीं सोचा था। अगर वो बंदे ने चलो 18,000 नहीं आएगा, 17,500 नहीं आएगा, वो सोच के मंथली 17,500 कॉल सेल कर दिया होता उसने निफ्टी में, मंथ का मतलब अगस्त में, तो अभी तक वो सिर्फ एडजस्टमेंट ही करता रहेगा। क्योंकि उसको मतलब 30 दिन में क्या होने वाला है वो हम गेस नहीं कर सकते। एटलीस्ट 1 वीक में क्या होगा, 4 दिन में, वो एटलीस्ट हम गेस कर सकते हैं। मूवमेंट देख के, मार्केट के डेटा देख सकते हैं, इंट्रा मतलब ट्रेंड देख के भी हम गेस कर सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे नहीं जाएगा या फिर यहाँ जा सकता है। वो हिसाब से फिर मैं वीक में ऑप्शन सेल कर देता हूँ। हाँ, नहीं मैं वही करता हूँ मोस्टली, आई राइट अ प्रोग्राम, मतलब मेरा थोड़ा स्टाइल मैथमेटिक्स से आता है मुझे, तो आई मोस्टली वर्क ऑन अ 1 मिनट कैंडल एंड डू इट थ्रू द प्रोग्राम, बिकॉज वैसे भी सारा दिन मैं कर नहीं सकता। But, but I thought the last 1 or 2 years I'm getting the good return from that, but I was not sure should I continue that system with the low volatility. Looks like
won't make much of a difference. अगर आपकी है ना performance आवाज बीच में कट रही है, मतलब क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है आपका। नहीं, मैं बोल रहा था कि मेरे को सिर्फ कोई था कि वॉलेटिलिटी कम से कोई फर्क पड़ेगा, डजंट लुक लाइक कि फर्क पड़ेगा। वन कैन कंटिन्यू विद द सिमिलर स्ट्रेटजीज जो भी मैं कर रहा हूँ कैन कंटिन्यू। आई शुड नॉट वरी कि अभी अगर ये 1000 पॉइंट की रेंज में चलता रहा तो ऑप्शन प्रीमियम्स विल फॉल ड्रास्टिकली, यू विल नॉट बी एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी। वो नहीं हो। नहीं वो देखो, विक्स कोई भी हो, अगर विक्स कम रहेगा, प्रीमियम कम हो जाएंगे तो मार्केट का मूव भी कम हो जाता है। तो मतलब आपका मतलब वो हिसाब से आपका काम हो ही ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो ही जाता है ऑप्शन राइटिंग में। ठीक है, क्योंकि मैंने मेरे पास इतना बहुत ज्यादा पास्ट एक्सपीरियंस है नहीं। आई एम बीन डूइंग इट फॉर ओनली लाइक प्रॉब्ली ईयर और सो, तो मैं वही सोचा था ये हाँ लकी तो तो अभी नहीं। आपको वो मतलब धीरे धीरे पता चल जाएगा, जैसे 1-2 साल पास होंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वीक्स मतलब बढ़ता है, ज्यादा होता है, कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता। हाँ वीक्स जब ज्यादा होता है, मार्केट अप एंड डाउन बहुत होता है, तो वो टाइम पे सिर्फ रिवर्सल पे खेलना, बस मैं वही बोलूंगा। ओके, थैंक यू। मितेश भाई, जैसा आपने वो बताया कि अगर फ्राइडे को अपना डायरेक्शन क्लियर था तो यू हैव सोल्ड विथ 100% कैपिटल और 39,700 कॉल, तो वो फिर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं या उसको रोल डाउन भी करेंगे? मतलब जैसे अभी थोड़ा रिवर्स हो रहा है तो यू आर स्टिल होल्डिंग दैट कॉल, या फिर अभी वो पोजीशन क्लोज हो गई हो? अभी देखो जैसे अपना कल 38 तक गया था नीचे, बराबर, फिर इमीडिएटली 500 पॉइंट्स रिवर्स भी हो गया था विद इन 1 आवर में बॉटम बनाने के बाद। मैं कल की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। वो केस में अगर इंडेक्स अगर बॉटम से 1.5% ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है, फिर सेकंड अटेम्प्ट भी किया नीचे जाना, फिर वापस ऊपर आ जाता है, तो आप ये सोच सकते हो कि जो पुट सेल नहीं किए थे, अगर आपके कॉल सेल है अभी भी 39, चलो 700 से अगर आपने रोल ओवर किया है 400 या 500 में ऐसे, तो वो केस में आप स्ट्रेंगल भी क्रिएट कर सकते हो फिर बाद में, क्योंकि आपने क्या देखा, 500 पॉइंट रिवर्सल देखा बॉटम से। एटलीस्ट 500, अगर 200-300 पॉइंट हम रिवर्सल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कभी भी फेल हो सकता है, 200-300 पॉइंट्स। 500 पॉइंट बोले तो मतलब 1.5%, मतलब सभी बैंकिंग स्टॉक 1.5% मूव करेंगे, या फिर कोई भी 2 स्टॉक स्ट्रॉन्ग मूव करेंगे, तब जाके वो इंडेक्स में 1.5% मूव आता है। तो वो केस में आप वो टाइम पे स्ट्रेंगल क्रिएट कर सकते हो, और बार बार ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम भी अभी भी रेजिस्टेंस के पास में ही है, तो हमको कॉल में डरने की जरूरत नहीं है, वो पुट से आप मैनेज कर सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाता है 39, 200, 300, और हम पास में मतलब 300 पॉइंट ही पास में है, तो वो केस में आपको थोड़ा, लेकिन वो आते आते तो शायद थर्सडे भी अपना आ जाएगा, 2-3 दिन में ऐसा हो जाता है, तो मतलब एडजस्टमेंट इजीली हो जाता है। अगर एक ही दिन में आ गया 39, 200, मतलब जैसे मंगलवार को ही अगर आ गया, तब मैं कॉल एग्जिट कर देता। ओके, थैंक्स। चलो, आपने तो टाइम पास स्पेस किया था अब सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, लेकिन ये तो 1 घंटा चल गया। एक बार डीजे भैया को वो कोस्ट बना दीजिए ना सर। क्या क्या? हाँ अभी देखो, ये हमारे एक यूसुफ भाई है, उन्होंने एक मस्त ऑब्जर्वेशन निकाला था अभी रिसेंटली। बजाज फाइनेंस का उन्होंने ट्रेड लिया था 5700 के आसपास, एंट्री लिया था, उसको निकाला था 7000 प्लस में, अब जब ऊपर बढ़ा था। सिर्फ इतना एक ही चीज देखा था, सिंपल हिस्ट्री देखा था उसका, वो 72 ईएमए पे रिस्पेक्ट करके बढ़ जाता है बजाज फाइनेंस। अभी आप चार्ट देख के 72 ईएमए पे देख लेना, वीकली और इसका चार्ट। क्रेडिट सिर्फ ईश्वर चौधरी को ही जाएगा, उसका क्रेडिट पूरा, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता था। मतलब आप ऐसे स्टॉक में देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक ऐसे ईएमए को रिस्पेक्ट करता है, और वहां से मतलब फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में आप ऐसा अप्लाई करके अपना भी कुछ ढूंढोगे, आपको भी कभी मुंह मिल जाएगा। सर डीजे भैया को एक बार पोस्ट किसी को ऐड करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहे थोड़ा। डीजे भाई को क्या करना है? कोस्ट बनाइए एक बार आप। हाँ 1 मिनट, हाँ मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ 1 मिनट।
डीजे भाई आपको रिक्वेस्ट भेजा है मैंने को होस्ट का। अभी 2-3 लोग मैंने और स्पीकर में ऐड किए हैं, बस अभी ज्यादा नहीं ऐड करूंगा मैं, सिर्फ 3 लोगों को किया है मैंने, जो मतलब पहले दिख रहे थे उनको ही ऐड किया है। मतलब जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस मुझे जो दिख रहा है ना, अब ऐसा मत सोचना कि मुझे ऐड नहीं किया है और दूसरे लोगों को किया है सर। मतलब जो मुझे पहले दिख रहा है उनको मैं ऐड कर रहा हूँ स्पीकर में। मितेश भाई, मैं अनुराग बोल रहा हूँ, अभी मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो। मितेश भाई, अभी शुरुआत में आपने बताया था कि जो इस महीने ऐसा हुआ था कि बहुत लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था, और बट फ्राइडे मंडे को इतना ड्रॉप हुआ तो एकदम से लोगों ने लॉसेस बुक करके बाहर निकल गए और वापस कवर कर गए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैंने लॉन्ग किया हुआ था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वापस कवर कर जाएगा, बट मैंने उसको हेज नहीं करा हुआ था और सिर्फ लॉन्ग करके बैठा हुआ था, और उसकी वजह से मेरा काफ़ी लॉस हो गया, 6-7% का लॉस हो गया। तो ऐसे केस में आप क्या रेकमेंड करते हैं? मतलब हमेशा हेज करके रखना चाहिए इवन दो बुलिश आपके पास पता हो कि बुलिश हो जाएगा, या स्टॉप लॉस करके ही बस डायरेक्शनल चलना चाहिए, जैसे आप बता रहे थे कि डायरेक्शनल ही चलना चाहिए? देखो, अगर आप जो खेल रहे हो, मतलब जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वही फॉलो कर लो। मेरा देखो, मैं हेज नहीं करता। अगर समझ लो कि कभी कभी मैं हेज करूंगा, कभी कभी मैं नहीं करूंगा, तो जिस अगर मान लो कि मैंने 2 वीक हेज किया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरा हेज में प्रॉफिट चला गया, बराबर। हाँ जी। उसके बाद वो सोच के मैंने नेक्स्ट 2 वीक, मतलब नेक्स्ट 2 वीक के मैं हेज नहीं कर रहा हूँ और वो टाइम पे नीचे गिर गया, तो मतलब मुझे उसमें लॉस हो जाएगा। मतलब जो आपका जो प्रॉफिट जो आना चाहिए वो कंसिस्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप पिछले 2 वीक में जो प्रॉफिट आया उसमें हेज भी आपका प्रॉफिट खा गया। अगर आप हेज नहीं कर रहे हो तो मत करो, अगर हेज कर रहे हो तो कंटिन्यूस करो फिर। अच्छा। मैं वही बोलूंगा ये केस में। अच्छा, और एक और क्वेश्चन था नरेश भाई, कि हम जैसे पी सेल कर रहे हैं, या समझो कि मैंने कॉल ऑप्शन सेल करा, तो उसको हेजिंग के लिए क्या हमें वापस कॉल ऑप्शन ही लेना चाहिए दूर का, या इवन फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं? मतलब कि क्या रिकमेंडेड अप्रोच होता है? बिकॉज मैं तो कई बार इसको ये भी करता हूँ कि कॉल बेचा है तो बेरिश है तो साथ में मैं फ्यूचर ले लेता हूँ, जिससे कि वो हेज हो जाता है। और स्पेशली जब एकदम से फॉल होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ता है मार्केट, तो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है एज कम्पेयर टू जो लॉस कॉल में हो रहा होता है। अगर आपका फ्यूचर फिर नीचे गया तो क्या करोगे वो केस में? फ्यूचर तो जनरली क्या है कि आप कैरी फॉरवर्ड या नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ भी ले जा सकते हो। मैं ये सोच के कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई। 2020 जैसा टाइम आ गया, 2008 जैसा टाइम हाँ, आ तब गया तो और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस लॉस, नीचे ही तब गया, बहुत तो ज़्यादा लॉस हो वो जाएगा, केस में क्या तब करोगे? बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि आईटीसी का फ्यूचर लॉन्ग करके बैठे थे और कॉल सेल करते जा रहे थे 300 के लेवल से। हाँ जी। जब 2019 में वो टाइम पे 2019 में वो जब 200 ही चल रहा था वो टाइम पे, तो फ्रस्ट्रेशन में वो निकल गए थे। फिर बाद में कोरोना फॉल में 155 भी आ गया, अब जाके वो 300 आया, मतलब कितने 3 साल के बाद। तो 3 साल कंटिन्यूस आप ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो अगर आपको प्रॉपर हेज करना है, 39 मान लो कि 500 बेचा है, तो आप ऊपर का फ्यूचर बाय करने के बदले एटीएम कॉल बाय कर लो ना। अच्छा। या तो फिर 300-400 पॉइंट्स अवे, मतलब नीचे के कॉल बाय कर लो, लेकिन वो 100% आपको हेजिंग कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो नीचे फिर छोटा वाला पुट बाय कर लोगे, तो मतलब उसमें भी जा सकता है अगर मूव नहीं आया तो, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको लॉसेस होने वाले ही है हेजिंग में भी। मतलब वो इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा आपको हेजिंग में। ठीक है। तो मतलब जो प्रोसेस फॉलो करते हो वही करो, क्योंकि मैं हेज नहीं करता, क्योंकि मैं वन साइड जो, मतलब डायरेक्शन क्लियर होने के बाद ही करता हूँ मैं वन साइड। मतलब ऐसा नहीं कि अभी बीच में खड़ा है तो मैं कोई भी मार के चला जाऊँ, ऐसा नहीं रहेगा मेरा। ठीक है, ठीक है। अगर 1000 पॉइंट, अगर मान लो कि अभी 38,000 एग्जांपल मैं जस्ट बता रहा हूँ कि 38,000 दो बनाया था कल बैंक निफ्टी ने, अभी 1000 पॉइंट ऊपर आ गया, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि चलो कि मैं अभी पुट 38
नेक्स्ट वीक के अगर मुझे सेल करना है तो मैं 38,000 को तो सिलेक्ट कर सकता हूँ इजीली विदाउट एज। ओके ओके सर, एक लास्ट बस क्वेश्चन था कि जैसे आज का काफ़ी अच्छा डायरेक्शनल बन गया था, क्योंकि 38,900 के बाद डीजे भाई ने भी डाला था कि जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो एकदम से शॉर्ट कवरिंग आएगी। सो बट मैंने क्या करा कि एंड ऑफ द डे, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना आता था, मैंने सारी अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी और 1.5% प्रॉफिट हो गया। तो कल के लिए एक्सपायरी के लिए आप क्या रेकमेंड करते हो कि मुझे वापस देखना चाहिए 38,500 के आसपास पुट सेल करना चाहिए, या एक बार क्लोजली वॉच करके डायरेक्शनली पता लगे तभी घुसना चाहिए? प्रीमियम नहीं मिलेगा कल अभी हाँ जी। ओपन होने के बाद 10-15 पॉइंट मिलेंगे, और उसके लिए आपको अगर आपके 1.5% बन चुके हैं तो 10-15 पॉइंट और कमाने के लिए वो उसको रिस्क पे नहीं रिस्क नहीं डालने का, डालना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीक का सोचो फिर। ओके, ठीक है सर। मैं एक सवाल अभिलाष सर भाई से मेरा पूछता हूँ। अभिलाष भाई, आपके लिए एक सवाल है, स्पेशली सिर्फ आपके लिए है कि ये जो जी ट्विटर पे डीजे जो भाई। बहुत बड़े बड़े M2M आते हैं और इसको देख के कभी कभी मतलब मैं भी कभी कभी मैं भी मतलब अपने रास्ते से इधर उधर निकल जाता हूँ उनको फॉलो करने के लिए। तो ये जो नए लड़के हैं या जो नए फॉलोअर्स हैं या जो जो नए नए ट्रेडर अभी जो बने हैं, इनके लिए आप अपनी लैंग्वेज में मतलब आप आपके थोड़ के हिसाब से थोड़ा सा कुछ ज्ञान दो ना जरा। अरे अपनी मितेश लैंग्वेज बोला मतलब वो साफ सुथरी नहीं वाली नहीं लैंग्वेज नहीं ना। नहीं, मितेश भाई के लिए सामने नहीं बोलूंगा कुछ भी ऐसा। मितेश भाई हैं, गौरव, रौनक भाई, सारे यहाँ पे इतने ज्ञानी लोग हैं। अभी एक एक सिंपल सी बात है, आप सोचो कि मैं हर दिन अगर 1% ही कमाता हूँ, जैसा कि M2M आते हैं, अगर हर दिन बना रहा हूँ तो एक साल में हो गया मेरे को कितने परसेंट? महीने के 20%, एक साल में 240%। जब मैं एक साल में 240% बना रहा हूँ, और वो भी इतने बड़े बड़े M2M, पहली बात, दो दो क्वेश्चन आता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये डेली का M2M डालने से अच्छा है ना पूरे महीने का डाल दो, पहली बात, जिससे और भी लोग ज्यादा मोटिवेटेड होंगे कि नहीं यार इसने कुछ दमदार कुछ किया है। या फिर आप पूरे 6 महीने का परफॉर्मेंस डाल दो, कुछ लोग डालते हैं, बट ये डेली वाली चीजें मेरे को तो समझ में नहीं आती। और दूसरी एक रिटेल मानसिकता जो ये होती है कि मेरे को हर दिन प्रॉफिट, ये ट्रेडर को नीचे खींचने वाली जो एक जो होता है ना, ट्रेडर फेल क्यों करता है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ। तो हर दिन कमाने की जो मानसिकता होती है, ये आप डे टू डे हर दिन आप फेलियर कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। एक गलती हुई आपने कहीं, मेरे साथ क्या हो रहा था मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ। 8 मंथ्स मेरा नेट टू नेट कुछ मैं बना नहीं पा रहा था, और मैं हर दूसरे दिन देख रहा था कि यार हर दिन इतने बड़े बड़े M2M, या तो मेरे में कुछ बहुत बड़ी फ्लॉ है, या फिर या इतने एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं। तो इतने एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं, होते अगर हैं इतने एक्स्ट्रा, मतलब जो आप हर दिन 1% 2%, तो फिर आपको ये सोचने वाली बात है कि ये सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं। और जैसे मितेश भाई बहुत बड़े कैपिटल पे करते हैं, आप भी कर रहे हो, तो मेरे को लगता है जो इतना फुल टाइम ट्रेडिंग करता है उसके पास इतना समय ही नहीं होता है कि हर दिन अपने आप को प्रूव करने का। हर दिन प्रूव करना हमेशा एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आता है। अगर आपके पास कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो आप हर दूसरे दिन प्रूव नहीं करोगे, प्रूव करो। और बहुत लोग बोलते हैं ये मोटिवेशन होता है हर दिन डालने वाला, नहीं जी नहीं, मेरे को लगता है ये आप हर यूथ में एक फोमो वाली भावना लेके आता है कि या तो अगर कोई छोटा है तो उसमें फोमो लेके आएगा कि यार मेरे में कुछ गलती है, या मैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, या मैं इतना पीछे क्यों हूँ। तो उस वो देख के गलत ही करेगा, गलत क्या ओवर रिस्क लेने की कोशिश करेगा। अभी आप लोग यहाँ 1% वीकली की बात करो, और यहाँ तो 2%, 3%, 4%, माय गॉड, हर दिन, हर दूसरे दिन। मैंने तो ऐसे ऐसे ट्रेडर देखे हैं जिनके वॉल पे मैंने कभी लॉस ही नहीं देखा, और मैं शॉक्ड रहता हूँ कि ये इतने इतने मतलब इतने अच्छे हैं। मतलब और मैं काफी बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स इन्वेस्टर से, और उनकी जर्नी देखता हूँ तो कभी कभी उन पे ही दया आ जाती है कि आप क्यों इतने साल से ये झक मार रहे हो यार। तो यही डीजे भाई, मेरे को तो ये लगता है कि ये मिसलीड करने वाली बातें होती है, और कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आता है। और क्या है कि ये बहुत गलत, मेरे को लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत लोगों को लगेगा कि यार, बहुत लोगों ने मेरे को पास्ट में बोला कि तुम नहीं कर पाते हो तो तुम दूसरों के बारे में बोलते हो। तो ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी लंबे समय में
एक रियलिस्टिक नंबर के साथ ही आगे बढ़ा है। और अगर कोई बढ़ा है बहुत तेजी से ऊपर, बहुत तेजी से, तो वो बहुत तेजी से फटके लेता ही लेता है। ये डाउन साइड रिस्क कभी कोई बताता नहीं है, और बताता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम हमेशा अच्छी चीजें बताना चाह रहे हैं। और ये इसी को हम लोग बोलते हैं मिसलीड करना। आप अगर कुछ किसी को ट्रेडिंग फील्ड में स्पेशली अगर आप किसी को रोजी पिक्चर दिखा रहे हो तो उसको बैड साइड भी दिखाओ। नहीं तो क्या होगा कि हर अभी मैं देखता हूँ 12th पास किया सर, मेरे को ट्रेडर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मैं प्रॉफिट्स देख रहा हूँ। अरे यार, प्रॉफिट के साथ बैड साइड भी तो आते हैं। बैड साइड तो पता ही नहीं है कि नहीं सर, मैंने तो उसका देखा है कि वो तो हर दिन प्रॉफिट बनाते हैं। वो एक दूसरे ट्रेडर, वो तो सर हर दिन बड़े बड़े बनाते हैं, मैं भी बनाना चाहता हूँ। तो ये एक्चुअली मिसलीड ऑफ यूथ ही है। यही बातें हैं। देखो यंग थैंक एज यू। में है ना, यंग एज में ऐसा होता ही है। क्योंकि मैं भी जब 2005-7 में आया था ना, तो वो टाइम पे तो वन साइड तेजी चल रहा था। तो मैं जो भी स्टॉक बाय करता था मैं ऊपर चला जाता था। तो मतलब मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरे को अभी ये पूरा एकदम इजी फील्ड है और आराम से हम पैसा बना सकते हैं। फिर बाद में जब फॉल आया था ना, तब जाके मतलब रियल स्टोरी क्या रहती है वो सबको तो पता चलती है कि मार्केट में ऐसा भी हो सकता है। मतलब वो जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना यंग ट्रेडर, तब तक वो किसी को रियलाइज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई कुछ भी बोलेगा। बिल्कुल। अभी अभी ये मेरे को ये करीब करीब 14 साल से ज्यादा हो गए। हर 2 साल बहुत अच्छे जाते हैं करीब करीब, और फिर जब ये 6-7 महीने जब बैड जाते हैं तब समझ में आता है कि नहीं यार, कि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। तो आप कितना भी डीजे भाई, मितेश भाई, आप कितना भी कुछ कर लो, मार्केट में बाल पकाने के बाद ही समझ आती है। वो कई साल गुजरने के बाद ही समझ में आएगी। और M2M के सामने तो हम सभी मतलब बोलती बंद, मुंह बंद कर लो। आप रिटेल को कुछ बोलो तो वो आपको ही उल्टा बोलेगा। तो जैसा मितेश भाई ने बोला, बोलने की किसी मतलब इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपको बस उसी पे फोकस करना चाहिए। छोड़िए जो क्या कर रहा है। अभी जैसे नितिश भाई ने यंग ट्रेडर की बात की ना, तो त्रिवेदी हमारे में शायद सबसे यंग है अभी जो है। तो त्रिवेदी से थोड़ी सी बात करते हैं। त्रिवेदी, हेलो, हाय। यस त्रिवेदी जी आ रहा बोलिए है मेरा प्लीज। वॉइस? हाँ हाँ आ रहा है। वैसे तो सब कुछ बोल दिया सबने। कोई क्वेश्चन है किसी के क्या? हाँ, अभी आपने क्या क्या एंजॉय किया था वहां पे वो बताओ, अगर सब कुछ बोल दिया है। वो तो बहुत सुपर ट्रिप थी दिल्ली की। त्रिवेदी थोड़ा सा बताओ ना अपने बारे में, कैसे ट्रेड करते हो, क्या करते हो, कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग हैं तुम्हारी एज के जो तुम्हें फॉलो करते हैं। ओके, हाँ तो मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था, और मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, और मैंने सब कुछ किया था। सब कल्टिया भी की, फ्यूचर्स किया, ऑप्शन बाइंग किया था, मतलब सब कुछ किया था। और उसके बाद फाइनली मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया, और वर्कशॉप भी किया था मैंने अटेंड उनका। और उसके बाद स्लोली स्लोली मैं बिल्डअप करता गया, और सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रायंगल्स ही करता था। उसके बाद मैं स्लोली स्लोली हाई प्रीमियम सेल करना भी सीखा। और एट प्रेजेंट जो मेरा है वो मैं यूजुअली वन साइड का सेल करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज अपोज टू शॉर्ट ट्रायंगल्स, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही कम है शॉर्ट ट्रायंगल्स के लिए। तो ऐसा कुछ है मेरा स्टाइल। त्रिवेदी आप पोद्दार में थे क्या? नहीं नहीं, मैं मिट्टीबाई में था। अच्छा, नहीं नहीं, स्कूल में RN पोद्दार। नहीं नहीं नहीं, मैं पोधर में नहीं था। अच्छा ठीक है, सॉरी। गौरव भाई अब आप बताइए यार थोड़ा सा हम लोगों को कुछ कुछ भी, मतलब ट्रेडिंग ही नहीं, इन जनरल कुछ कुछ भी जो भी आप बताना चाहते हो। गौरव भाई ये बता, अरे अभिलाष भाई को पूछते हैं कि गाड़ी कौन सा लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए। आप गाड़ी कोई भी लो मितेश भाई, पर उसके साथ में आगे मत बैठना, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी। अब डिपेंड करता है मितेश भाई आपका। मेरे को याद है, मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। बहुत पहले इन्होंने ट्वीट लिखा था, किसी ने इनको लिखा था कि इस ऐसी रोड में भी 60 की स्पीड में
मितेश भाई को याद होगा, ऐसी रोड में भी 60 की स्पीड में। तो इन्होंने जवाब दिया था कि भाई मेरे को कुछ सेफ्टी के ऊपर लिखा था इन्होंने। तो मितेश भाई के हिसाब से, मतलब मितेश भाई की पर्सनालिटी को देख के मेरे को लगता है इनको तो एसयूवी काइंड ऑफ गाड़ी में जानी चाहिए, जो गौरव भाई ले रहे हैं रेंज रोवर। बट अगर मेरे से आप पूछोगे तो मेरे को तो स्पोर्ट्स कार ज्यादा वो प्रेफर करूंगा मैं कभी भी। तो कौन सी अरे स्पोर्ट्स मैं कार लेना पसंद कर रहे हो आप? मैं तो मेरे तो वही पोर्शे GT4 गुड चॉइस वो आपकी। है, हमारा इंजीनियरिंग मार्वल है साहब। राइट राइट। जी चलिए, तो कब गुड न्यूज़ दे रहे हैं आप गाड़ी की? अक्टूबर आ जाएगी गौरव भाई, अक्टूबर एंड चलिए, तक मान लीजिए आप आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया। भाई जब मैंने अभिलाष भाई को चलाते हुए देखा है, मैं नोएडा में एक बार उसके मिलने गया था। वो सेडान कार भी ऐसी उड़ाते हैं स्पोर्ट्स से ज्यादा। अगली बार आइए रौनक भाई, साथ बैठेंगे। अरे नहीं भाई, वो डीजे की कमेंट पढ़ी मैंने, मुझे कोई अभी 2-3 लोगों को मैंने और स्पीकर में ऐड किया है, वो पूछ सकते हैं। अभी अब मैं किसी और को ऐड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम होने जा रहा है अभी। सर मैं आई हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। सर होता क्या ना कि मैं अपने बारे में बताता हूँ। जैसे मैं 10 रुपए से 100 रुपये भी अर्न कर लेता हूँ ना, फिर वो 100 जो 99 होता है तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आई मीन यहाँ तक कि रात को नींद नहीं आती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? क्या फिर से बोलो तो? मैं 10 रुपए से 100 रुपये बना लेता हूँ अगर, लेकिन वो 100 जब 99 होता है फिर किसी दिन, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, यहाँ तक कि रात को नींद नहीं आती। तो इसका सॉल्यूशन तो फिर आपको गोली लेनी पड़ेगी नींद की। मतलब माइंड सेट ऐसा हो चुका है। मैं वो देखो, एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा। अभी देखो, हाँ, अगर कभी कभी हमको ऑप्शन में लॉस होता है ना, तो हाँ मैं गौरव डीजे यही डिस्कस करते हैं कि अगर हम ऑप्शन में लॉस करते हैं मतलब बायर पैसा कमा रहा है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। हम वही सोचते हैं कि अगर बायर बार बार लॉस करेगा तो वापस वो नया पैसा ऐड नहीं करेगा। अगर वो हाँ ये एक भी बार कमाएगा ना, तो वो सोचेगा कि अब तो मैं बना लूंगा पैसा, तो वो बार बार लेके आएगा। तो 10 में से उसको एक बार ले जाने दो पैसा, मतलब ऑपोजिशन पार्टी को 10 में से एक बार कमाने दो, 9 बार हम कमाएंगे, ऐसा सोच के चलो। चलो ओके सर, अच्छा लगा सर। और नहीं तो बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, जब आप 10 हाँ से 100 बनाते हो ना, तो 100 बनाओ मत, आप 99 पे रुक जाओ, तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। ओके सर, इस पे भी ये काम भी करेंगे। सही है कि हाँ 99 के ये भी बाद सही आगे है। ही मत बढ़ो, ये भी सही है। अच्छा और वापस 10 से चालू करो, फिर 99 पे आओ, वापस 10 पे चालू करो। आपकी नींद कभी भी खराब नहीं होगी। ओके सर, यही ट्राई करूंगा। थैंक यू सर। गौरव भाई आप कुछ बोलिए और एंड करते हैं फिर। नहीं, अभी कुछ स्पीकर्स हैं इन लाइन। हाँ, अभी अगर 2-3 मिनट में किसी ने बोला नहीं तो फिर हम एंड करेंगे। हेलो, हाँ हाँ, बोलो चलो। मुझे मितेश सर और रौनक सर से एक सवाल पूछना था कि अगर मार्केट 2% नीचे खुलता है, मान के चलो कल एक्सपायरी डे, तो एक्सपायरी के दिन में अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो कॉल की पोजीशन कैसे एडजस्ट करनी पड़ेगी? क्या बोला? अगर आप मार्केट 2% नीचे गैप डाउन खुला तो? अगर 500-600% अगर मार्केट नीचे खुलता है कल, बैंक निफ्टी हाँ अगर नीचे खुलती है। हाँ, और आपके कॉल सेल है? नहीं, मेरे ऑलरेडी पुट सेल किया हुआ है मैंने, सिर्फ हाँ डायरेक्ट हाँ सेल हाँ। किया हमने ओवरनाइट में। हम्म। तो मैं कॉल सेलिंग से कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ पोजीशन? नहीं अगर होगा मैं ना एडजस्ट, कॉल सेलिंग से कैसे होगा? आप 5-6% गैप डाउन की बात कर रहे हो या फिर 500-2500 पॉइंट की बात कर रहे हो? 600 पॉइंट की 600 पॉइंट मतलब वो तो फिर 2%। अगर आपका ऑप्शन आईटीएम हो चुका है तो फिर एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट है फिर।
या तो फिर आप वो लॉस बुक करके फिर नया पोजीशन क्रिएट करो और वो लॉस को रिकवर करो। अगर उस वही सेम पोजीशन से फाइट करोगे तो लॉसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि रौनक भाई का भी मैंने बहुत अच्छा वाला देखा है कि वो बहुत अच्छी तरीके से उसका हेजिंग और एडजस्टमेंट करते हैं नहीं सर, पोजीशन। सर एडजस्ट 2% के आपको याद होगा 24 फरवरी आई थिंक, जब वो ये रशिया यूक्रेन का न्यूज आया था, पहला मार्केट वर्ल्ड में इंडिया नहीं खुला था, राइट? तो सब पुट ही बेच के गए थे आई थिंक 24 फेब। तो उस टाइम पे फिर आई थिंक ये वो दिन है, आई थिंक मितेश भाई ने कुछ 5 करोड़ का लॉस एक दिन में कवर ये किया था मेरे चौबीस हिसाब से। 24 फेब की हाँ बात है रौनक भाई, हाँ 24 फेब को 24 हुआ फेब, था। हाँ 24 फेब की बोल। हम तो लोग ऐसे मितेश भाई मार्केट में ना, हाँ ऐसे मार्केट में नॉर्मली है ना एडजस्ट नहीं कर सकते बॉस। अगर आपका ओवरनाइट अगर पोजीशन आप लेके जाते हो, हम हेज इसीलिए करते हैं कि लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, तब बुक कर लो, फिर मार्केट की एक्शंस जो प्राइस एक्शंस और डेटा प्लॉट होते हैं फिर ट्रेड लो। दैट इज व्हाट मींस आधा परसेंट गैप अप गैप डाउन एडजस्ट होता है। 600-700 पॉइंट एक्सपायरी के दिन में आपका 40 रुपए वाला ऑप्शन 250 रुपए पे खुलता है, तो आप क्या करोगे उसमें? क्या कॉल बेचोगे? बराबर है। राइट, स्ट्रेडल भी बेचोगे तो 250 की ही आएगी ना। आप स्ट्रेडल भी बेचोगे तो वो भी 250 की होगी, तो पूरी सही बात स्ट्रेडल है। तो आपको मिलने नहीं वाली, राइट? तो पूरा आपका लॉस वो तो पक्का हो गया कि चांसेस है कि आपका लॉस कम हो सकता है, रिकवर होने के चांसेस कम है। हाँ मितेश भाई जैसे लोग कम होते हैं कि जो फ्यूचर शॉर्ट करते देते हैं या मीन नेकेडी एट एम कॉल बेच देते हैं, बट वो कन्विक्शंस भी होना चाहिए, राइट? तो इसलिए ऐसे मार्केट में इसीलिए तो हम हेज बाय करते हैं ना, कि ओवरनाइट हेज बाय करके जाते हैं तो भाई एक लिमिटेड लॉस होता है, तो हम वो लॉस को एटलीस्ट कवर कर सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसे गैप डाउन के लिए, राइट? सही बात है। थैंक यू। ठीक है। तो रौनक भाई हम लोग अगले वीक का 1200 पॉइंट का स्ट्रेडल सेल करके गए थे और 1 करोड़ की कैपिटल पे आई थिंक 1200 क्वांटिटी सेल किया था हमने, 1200 पॉइंट कलेक्ट किए थे। और जब मार्केट खुला था नेक्स्ट डे तो शायद हम लोग 2.5 या 3% माइनस में थे और वो पूरा रिकवर किया था हम लोगों ने एंड तक, सिर्फ कॉल सेल करके, लॉस इमीडिएट बुक करके सिर्फ कॉल सेल की थी। और हाँ तभी मेरा शायद भी मितेश, लॉस था उस दिन। एग्जैक्टली तभी शायद मितेश सब भाई का कुछ तो भी वो ब्लंडर हुआ था और वो तो हाँ डीप लॉस में जाके उस दिन प्रॉफिट में निकले थे कंप्लीट। हाँ 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 हाँ, वो मुझे एक्चुअली 24 फेब याद है, क्योंकि मेरा भी उस दिन क्या था कि मैंने अच्छे से पुट मारे थे, ओपन होते ही 3% का लॉस था विथ हेज। तो जिसका हेज नहीं होगा उसका तो 10% होगा जो सेलिंग पोजीशन में, उसमें मेरे 70 lakhs का लॉस, बाइंग पोजीशन में उसमें कुछ 35 मिल रहे, सॉरी 50 मिल रहे, तो 12-15 तो ओपन पे ही लॉस हो गया था मेरा। तो हाँ पता है मुझे। और कोई है अभी जो स्पीकर बने हुए उसमें से? मितेश भाई मैं कुछ पूछना चाह रहा था, सुग्रीव मीना बोल रहा हूँ। पूछो। ये इसमें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो ऑप्शंस हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं, एंड विच आर मोर स्टेबल, आई मीन जिसमें ज्यादा कम वोलेटिलिटी होती है, निफ्टी इंडेक्स या फॉरेक्स ट्रेडिंग? मैं आज तक फॉरेक्स में ट्रेडिंग नहीं किया है मैंने, तो मैं नहीं दे पाऊंगा आंसर। सर मैं एक एक मिनट इस पे मैं बोलूंगा। निफ्टी ट्रेडिंग आपकी आती है 4 to 5x लीवरेज, कमोडिटी आती है आपको 10x लीवरेज, और आप करेंसी पे जाते हो वो तो 30-40x लीवरेज होती है। अब रहती बात है स्टेबिलिटी की, आप अगर बात पूछ रहे हो तो देखिए स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी तो खैर करेंसी में रहेगी क्योंकि ये इकोनॉमीज इसको कंट्रोल करती है, बट स्टेबिलिटी से ज़्यादा जरूरी होता है कि कितनी हाई लीवरेज है आपकी। स्टेबल तो है बट 0.5 पिप्स में आपके या उस इतने से मूव में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा लिक्विड यूएसडी आईएनआर भी है, यूरो यूएसडी भी है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है, बट अल्टीमेटली मैटर करता है कितना हाई लीवरेज प्रोडक्ट है। तो बहुत ज़्यादा लीवरेज प्रोडक्ट होते हैं करेंसी, मैंने मतलब काफ़ी किए हैं, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और बहुत सारे लोग इक्विटी छोड़ के पहले कमोडिटी में जाते हैं। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कमोडिटी में हाथ जलाने के बाद उनको लगता है करेंसी में जानी चाहिए क्योंकि स्टेबिलिटी ढूंढने के चक्कर में, बट वो स्टेबिलिटी के चक्कर में लीवरेज में फंस जाते हैं।
करेंसी बट में वो जिस दिन बड़ा मूव आएगा ना, मतलब 1% या 2% का, उस दिन सब वाइप फंस आउट, जाते हैं। वाइप आउट मितेश भाई, मैंने काफी ट्रेडर को 2020 के मार्च में देखा वाइप आउट होते हुए, बड़े बड़े फंड थे, हाँ, एक मतलब को तो मैं, करेंसी हाँ का 1% या 2% मूव काफी है वाइप आउट करने के लिए, हाँ पूरा सब कुछ। क्योंकि लीवरेज उसमें अपना बहुत ज्यादा होता है। इंडेक्स बेस्ट है, चुपचाप से बेचते रहो, 1% बनाते रहो, खत्म, टेंशन नहीं। अरे ये रशिया के युद्ध के टाइम वो रशियन करेंसी कैसे स्टॉक की तरह हिल रही थी। पता है ना वो? अभिलाष भाई आपको पता होगा, बिल्कुल आप ट्रैक बिल्कुल करें। बिल्कुल, लॉस का कोरिलेशन ही है लीवरेज से। आप जितना हाई लीवरेज पे जाओगे, वो एक नॉर्मल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, एक जो वो फॉरेक्स हेड और उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ जो फॉरेक्स में ही स्पेशली काम करते हैं, बट एक नॉर्मल ट्रेडर जो वर्किंग क्लास है, या जैसे हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, तो इवन हमसे भी नहीं मैनेज हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें पता ही नहीं। सिर्फ चार्ट के बेसिस पे अगर आपको करना है, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग बेटर देन निफ्टी, बैंक निफ्टी 9 to 3:30 में आपका जॉब खत्म हो जाता है, लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं है, लीवरेज भी आप 5 से 6 गुना ही है, 5 टाइम्स ही है। वहीं पे अगर आप 9 to 5 में चले जाते हो करेंसी में, उसमें एक तो हाई लीवरेज, जरा सा भी, एक तो हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आजकल ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है। और मैंने एक रिटेल निवेशक को, बहुत कम रिटेल निवेशक को देखा लंबे समय में सस्टेनेबल पैसा बनाते हुए, बहुत रेयर है, रेयर मतलब है ही, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, हो सकता होंगे बट मेरे नज़र में कोई नहीं है। बट हाँ भाई, अगर आप इक्विटी इंडेक्स की बात कर रहे हो, निफ्टी के, तो बहुत सारे हैं जो रेगुलर पैसे बना रहे हैं, आपके सामने हैं बहुत सारे, हम लोग हैं। हमारे ग्रुप में अभिलाष भाई एक महेंद्र अग्रवाल जी है, आई जी थिंक मेरे ख्याल से 60+ होंगे, वो सीए है और बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हैं। आया 2-3% बहुत आराम से बनाते हैं, दूर दूर के स्ट्राइक बेच के, और बिल्कुल पीसफुली पैसा बना रहे हैं। मतलब मैं आई थिंक उनको 2-3 साल से देख रहा हूँ, मैंने कभी उनका लॉस भी नहीं देखा। छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके आराम से बड़े कैपिटल पे वो कंटिन्यूस पैसा बना रहे हैं, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी पैनिक। तो अगर तो आप उनको फोमो छोटे नहीं से होता है डीजे भाई? सॉरी, फोमो नहीं होता है ट्विटर पे आके? ना ना ना, कोई फोमो नहीं होता है, वो भी बिल्कुल कूल माइंडेड है, और एक्सपीरियंस है यार, 60 साल है। और मैं हम बिल्कुल लोग बिल्कुल कभी कभी कुछ करते हैं तो हमें वो बताते हैं कि अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, और काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उनको मैं देखता हूँ ना, तो कभी कभी लगता है कि यार इतना बड़ा आदमी इतना पैसा लेके बैठा हुआ है, जब वो 3-4% से वो सेटिस्फाई है, तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ी एज है मार्केट में, मेरे को लगता है। अभी यहाँ गौरव भाई भी हैं, आप देखो इनको कुछ भी कर लो, इनसे कितनी बार बात होती है, ये अपने एज को छोड़ते ही नहीं है। कल भी मैं सुन रहा था, कुछ बोल रहे थे कि मैं अपने पीस ऑफ माइंड के ऊपर कभी किसी चीज को नहीं रखता हूँ, तो यार दैट मैं इज द मोस्ट 9 बजे इम्पोर्टेंट। तक, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे तक ना मैं एसजीएक्स देखता हूँ, ना मुझे आइडिया होता दुनिया में क्या हुआ। मैं बहुत शांत रहता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं होती। मेरे को सुबह 9 बजे पता चलता है अच्छा यहाँ खुला है मार्केट, इतना ही सोचना है बस। इतने पीसफुल पोजीशंस होती है मेरी बिल्कुल कि बिल्कुल। आपका अभिलाष भाई, आपका एंथुजियाज्म देख के मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे को ना ये ट्विटर M2M को लेके एक स्पेस वीकेंड पे करना चाहिए, अरे बिल्कुल, तसल्ली से। M2M डाल के करना चाहिए। मैं तो तसल्ली से M2M करना डाल, चाहिए। M2M नहीं, PNL डाल के करना चाहिए। हाँ मतलब हम तो हमारा शो करते हैं, मतलब साल भर का, फिर इस बारे में गहन चिंतन करना चाहिए हम लोगों को। नहीं नहीं, करना चाहिए, मेरे को लगता नहीं है भाई, कि अगर मैं स्पेस करूंगा ना, तो कुछ लोग तो मुझे ही गाली देंगे। वो तो आपको वैसे भी देते हैं मितेश भाई, वो भगवान को नहीं छोड़ते यार, किसी मोस्ट को नहीं हेटेड एंड छोड़ते। मोस्ट, मेरे को लगता है मोस्ट हेटेड एंड मोस्ट फॉलोड पर्सनालिटी है ये। क्योंकि अपना स्टाइल ही यूनिक है। तो अरे बिल्कुल मितेश बिल्कुल। भाई वो लड्डू है, अभी देखो, हाँ खाना अभी भी देखो, सबको यार। मैं मतलब, हाँ हाँ बोल लो, फिर मैं बोलता हूँ, चलो। मितेश भाई है ना, वो बोलते हैं ना, शादी का वो लड्डू है कि खाना भी है और पास भी नहीं जाना है। मतलब चुपचाप से सबको उनको फॉलो भी करना है, और पीठ पीछे कुछ भी बोलना भी है। मैं तो बोलूंगा मितेश भाई, आपका कभी भी नुकसान हो तो आप डालो ट्विटर पे, कभी खुशियां बांटो लोगों के बीच में, लोगों को खुश अरे होने देखो, दो। देखो मेरा सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था ना, वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था उस दिन। मतलब लोगों को, मतलब ये भी हो सकता है, वो बताया था मैंने। मतलब जो 5 CR उड़े थे मेरे, मतलब विद इन 1 सेकंड में, वो मतलब तो गलत आपका ट्रेड एक से, अपना गलत बटन से।
हो गया था तो। सेल्फिश एक्ट था सर, वो हाँ आपका एक सेल्फिश एक्ट था, आप नजर उतार रहे थे अपनी। हाँ, लेकिन वो नजर उतरने के बाद थोड़ा अच्छा हो गया। ऋषि भाई, वेलकम एज अ स्पीकर। थैंक यू गौरव भाई। बेसिकली आप लोगों को सुन के मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ आप लोगों को। सो एक्चुअल में मेरा नीश तो नहीं है इन सब चीज़ों में, बट मैं लर्न कर रहा हूँ। और जैसे अपन मिले थे मितेश जी से, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें मतलब सीखने को मिला था, और डीजे भाई से भी। सो अपना जिस चीज़ में नीश नहीं है, बट आप लोगों से मैं सीख रहा हूँ, और आज काफ़ी कुछ सीखने को मेरे को मिला आप लोगों से, जो आप लोग डिस्कशन कर रहे थे और हैजिंग के लिए बात कर रहे थे। और आपका भी सुना मैंने, रौनक जी को भी सुना, डीजे जी को भी सुना। सो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं तो बस आप लोगों को एक थैंक यू कहना चाहता था कि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मेरे जैसे इंसान को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू। नहीं सर, सच में सर, क्योंकि एक्चुअल में जैसे मेरा तो कोई डेली का इनकम का कोई वो नहीं है, बट क्योंकि मेरा तो मेन इन्वेस्टिंग का ही आपको पता ही है। बट अभी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मंथ का भी 1% बन जाए पोर्टफोलियो के अगेंस्ट, तो मैं खुश हूँ। मेरे को तो बस उतना ही चाहिए। उस पे मैं काम भी कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे थोड़ा सा और कोशिश है कि 1 से 2 हो जाए अगर महीने में, तो और अच्छी बात है। तो उस पे ही अभी काम कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ ना बहुत कुछ सीखने वाली बात बोली ऋषि भाई ने कि मेरा तो मंथ का 1% अगेंस्ट पोर्टफोलियो, और मेहनत है कि 2% हो जाए। मैं भी बहुत सारे समझदार और बुद्धिजीवी लोगों से मिलता हूँ, जहाँ मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज अ गुड रिटर्न। मेरे को कभी 4% भी सुनने में नहीं आता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 100 करोड़ से ऊपर की बातें, 100 करोड़ के ऊपर की कैपिटल पे काम करते हैं। तो यही है सारांश कि 1%, 2%, 3%, 4% ये सस्टेनेबल है। कहीं भी जो यंग ट्रेडर्स हैं वो बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, एक दिन का 5%, 15%। हमने सबने किया हुआ है, हमारी जब कैपिटल कम थी तो वो सब किया हुआ है, पर एट द सेम टाइम उतना पैसा लूज भी किया हुआ है। बट तो गौरव भाई तब सस्टेनिंग, 10 टाइम लीवरेज भी था ना, अब लीवरेज भी नहीं है एक्चुअली। राइट, अग्रीड। तो सस्टेनेबिलिटी तो इसी मॉडल पे है, लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। और कोई कहता है कि मैं इतना कर पाता हूँ, तो वो एक्सेप्शनली हाई स्किल ट्रेडर है, जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं रहेगा। हाँ, अच्छे अच्छे महीने आते हैं, अच्छा टाइम आता है, अच्छे साल भी आते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि ये मॉडल लाइफ टाइम चलता है। अभी ऋषि भाई को है ना, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ 1% कैसे बनाने का। हम लोग जब ऑप्शन सेल करते हैं ना, तो मार्जिन रिलीज करने के लिए हम दूर के ऑप्शन बाय करते हैं और उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं। वो आप सेल कर दो, वीक में 0.25% उससे बन जाएगा। नहीं बिल्कुल बन सकता है। अभी बेसिकली मैं तो कुछ नहीं करता हूँ होल्डिंग के अगेंस्ट ना। जैसे लॉट साइज के बराबर अगर अपने पास होल्डिंग है, तो उसकी 7 से 10% दूर की कॉल राइट करते हैं, तो ईजिली 1%, 1.5% एंड इवन कई बार 3% भी बन जाता है। बट मेरा टारगेट बस 1% का ही रहता है, वो होल्डिंग का अगेंस्ट। क्योंकि ऑन एवरेज अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है, तो वो 12 से 15% का CAGR दे देता है। प्लस साल में अगर हम डिविडेंड की बात करें, तो वो करीब करीब एवरेज पूरे पोर्टफोलियो पर 1 से 1.25%, मतलब एवरेज 1% का वो बन जाता है। प्लस अगर एडिशनल कैपिटल के ऊपर बनाएंगे, पूरे महीने का 1% का टारगेट रखेंगे, तो 12% वो हो गया। तो बड़े कैपिटल पे क्या होता है कि फिर आपका 12 से 15% CAGR आ गया, 1% के आसपास डिविडेंड आ गया, और कॉल राइटिंग करके पैसा आ गया, तो ऑन एवरेज आपका आराम से 25-30% साल का बन जाता है। और अगर अपन किसी को भी अगर ये बोलते हैं कि नहीं हम 1% आराम से कमा रहे हैं, मतलब कई लोगों को तो ये लगेगा कि नहीं वो एक अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का देखें 3 से 5 साल में, तो ऑन एवरेज 25 से 30% का आराम से बन जाता है। बाकी बस मैं अभी तो गौरव भाई के साथ भी मतलब बात करता रहता हूँ और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करता हूँ। बट अभी क्या है कि मैं बैठा भी था सर गौरव भाई के साथ, बट वो 9 से 4 कंटिन्यू बैठ पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो मेरा हेल्थ का भी इशू हो गया था उस बीच में, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उस चीज़ को। बट मैंने बोला गौरव भाई ठीक है, अपन धीरे धीरे करते हैं, कुछ ना कुछ मैं और इसमें कोशिश करता हूँ सीखने के लिए। बट वो चीज़ मेरे को फिर उतना अच्छे से सूट नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। नहीं तो मेरा बहुत मन था कि गौरव भाई के साथ बैठ के और चीज़ों को करना, और क्योंकि कैपिटल तो रहता ही है और पूरा मार्जिन भी मतलब पूरा पड़ा रहता है। क्योंकि अगर आप 1 करोड़ के ऊपर अगर आप काम करते हैं, और तो मैक्सिमम 15 लॉट ही कॉल राइट होती हैं अगर मैं बात करूँ एवरेज के अकॉर्डिंग, तो पूरा मार्जिन तो पूरा पड़ा होता है प्लेज करने के बाद भी।
तो उसको यूज कर सकते हैं। बट वो प्रैक्टिकली मैं नहीं कर पाया उस टाइम, क्योंकि मतलब बोलते हैं ना कि हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जिसको जो चीज़ सूट करे, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जैसे आप बिल्कुल बिंदास प्ले करते हैं, बट आपको पूरी चीज़ें पता है, एक्सपीरियंस्ड है। कई लोग जैसे हैच करके काम करते हैं, जैसे मैं भी जनरली हैच करके ही काम करता हूँ, 99% ऑफ द टाइम मैं हैच करके ही करता हूँ। तो इसमें क्या है कि जिसको जो चीज़ सूट करती है, पहले उस चीज़ पर काम करना चाहिए जो आपको सूट करता है। जब मैंने स्टार्टिंग में कैरियर स्टार्ट किया तो मैंने एफ से शुरू किया था। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई पोजीशन साइजिंग नहीं, कोई ट्रेंड फॉलो करना नहीं, बस जो लग रहा है कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे उठा लिया, कोई भी रेसिस्टेंस से बेच दिया। तो होता क्या था कि अल्टीमेटली लॉस, और वो भी उस टाइम ऑप्शंस बाइंग करके मैं काम करता था। तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं, और अब बाइंग करके काम करोगे तो क्या होगा आपको पता ही है। धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअल में जो पैसा बना रहे हैं वो ऑप्शन सेलर बना रहे हैं। बाद में फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग भी शुरू करी, बट वही है कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग नहीं है, तो क्या होगा कि आप फिर भी लॉस करोगे। तो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मेरे को ये समझ में आया कि नहीं, मैं अभी ऑप्शंस पे नहीं अपना फोकस कर पा रहा हूँ, तो फिर मैंने इन्वेस्टिंग पे फोकस किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिंग पे मास्टरी हुई, फिर धीरे धीरे मैं अभी ऑप्शंस पे जा रहा हूँ। ऑप्शंस पे एक बार हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे मैं टाइम अगर मिलेगा तो मैं इंट्राडे के लिए भी सोचूंगा। बट अल्टीमेटली यही है कि जो आपको सूट करे, जो चीज़, उस पर जरूर फोकस करना चाहिए। जो चीज़ अगर आप मार्केट से, अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप मार्केट से लड़ोगे तो आप कभी पैसा नहीं बनाने वाले हो। लेकिन लोग क्या है, यहाँ पर मार्केट से लड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर जाके प्रॉब्लम आती ही आती है। और आपको भी पता है, रिवेंज ट्रेडिंग मोस्टली लोग यहाँ पर जितने भी रिटेलर हैं वो रिवेंज ट्रेडिंग ही करते हैं, जो मैंने खुद भी अपने लाइफ में स्टार्टिंग में किया। तो वो एक रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ आपको सूट करती है, पहले आप ये अपने अंदर ढूंढो कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। एक बार वो अगर आपने पकड़ लिया, उसके बाद धीरे धीरे उस चीज़ में मास्टरी करो, उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाओ। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के बाद अब ऑप्शन पे आया, फिर ऑप्शन के बाद अब धीरे धीरे मैं थोड़ा पोजिशनल पे जा रहा हूँ, 2 से 4 दिन की पोजीशन हेजिंग के साथ। उसके बाद धीरे धीरे मेरा टारगेट है कि मैं इंट्राडे को भी करूँ, क्योंकि टाइम रहता है मार्केट आवर में, तो अपन कर सकते हैं उसको। तो उस पर भी अपन फोकस करें, बस यही बोलना था मुझे। और मेनली तो मैंने आप इसलिए हैंड रेज किया था कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप लोगों का जो 2 घंटे का करीब करीब का डिस्कशन हुआ, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर मैं फॉलो करूँगा तो बेशक मेरा रिटर्न भी बढ़ेगा और रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे गौरव भाई के साथ में बैठा था तो वो जैसे 50% पोजीशन बनाते हैं, फिर 75%। और जैसे अभी क्या नाम है, अपन ने डीजे जी से बात करी, तो डीजे जी का भी है कि जैसे 25% से बनाया, फिर 50% किया, 50% से ज़्यादा पोजीशन नहीं बनानी है फंडों में। तो ये सारे तरीके मतलब बहुत ही हेल्पफुल हैं, इवन मेरे लिए भी और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी। थैंक यू ऋषि भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करेंगे। और ऐसा अनएक्सपेक्टेड स्पेस विदाउट एनी अनाउंसमेंट कभी भी आएगा। आज हमने मतलब डिसाइड ही नहीं किया था स्पेस करना है ऐसा, फिर अचानक मतलब कर दिया, फोन पे बात हो रही थी तो।